थोड़ा सा इसी तेज कर दो आप। भैया थोड़ा सा इसी तेज कर दो, 1 नंबर, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते भी गर्मी लगेगी अभी। ठीक है। आपने क्लास स्टार्ट कर दी? वो बताया क्यों नहीं? बताते तो। ऑलराइट, हाय एवरीवन, हाय। पता ही नहीं चला मुझे क्लास शुरू हो गई है। ठीक है, हाँ जी भाई, क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? बता दिया करो यार भैया, क्या पूरे बाल वाल सही कर रही हूँ। क्लास में ही सारे बाल वाल सब सही कर लिए मैंने, मुझे पता नहीं था ना स्टार्ट हो गई है। चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑल राइट, सब लोग आ चुके हैं टाइम पे। मुझे लगता है सब टाइम पे रहते हैं मेरे अलावा, है ना? मैं भी टाइम पे ही रहती हूँ यार, है ना? हाय 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 हाय। चलो ऑल राइट, सब लोग आ चुके हैं। वेलकम टू द सेशन, लेक्चर नंबर 3 ऑफ आवर चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। हमने लेक्चर 1 पढ़ लिया, जिसमें हमने सारी बेसिक चीजें समझी थी, टेम्परेचर वगैरह, है ना? फिर हमने लेक्चर 2 समझ लिया था। फिर हमने लेक्चर 2 में क्या क्या समझा था? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी तक हम पढ़ के गए थे। मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन भी करा दूंगी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है। हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3, और थोड़ा सा कर लेते हैं रिवीजन जो हम लास्ट क्लास में पढ़ते हुए गए थे। तो लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। किसके बारे में बता रहे थे? ये डाल्टन हमको बता रहे थे। किसके बारे में बता रहे थे? एटम के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने एटम से रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स दिए। ऑल्दो बहुत से पोस्टुलेट्स इनके आज के टाइम पे सही तो नहीं माने जाते हैं, रॉन्ग प्रूव हो गए, कुछ लिमिटेशन आ गई, बट इनकी थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट मानी गई, क्योंकि उस टाइम पे एटम के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। ठीक है, तो पोस्टुलेट थोड़े से रिवाइज करते हैं। इन्होंने एटम वर्ड कहां से डेराइव्ड है? एटोमियो से। एटोमियो का मतलब होता है इनडिविजिबल। ठीक है, 1808 में इन्होंने सारी बातें बताई थी। ठीक है, क्या क्या बताया था? इन्होंने बोला कि जो मैटर है ना, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। वो छोटे से पार्टिकल का नाम क्या रखा गया? एटम। ठीक है, फिर उन्होंने बोला अगर 2 एलिमेंट सेम है, या ऐसे बोल लो एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट की अगर आप बात कर रहे हो एटम्स की, तो उसमें सारे एटम्स जो होंगे वो उसी एलिमेंट के प्रेजेंट होंगे। ठीक, ये बात भी गलत हो गई। क्या लिमिटेशन थी इसकी? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, बट इनका मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चलो ठीक है, आइसोबार्स दूसरी लिमिटेशन बनी। क्यों? इन्होंने बोला कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो सारे एटम्स का सारी प्रॉपर्टी सेम होगी, और अगर डिफरेंट एलिमेंट है तो उनके बीच में जो एटम्स के बीच में सिमिलैरिटी होगी या जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी अलग हो जाएंगी। सारी मतलब मास, साइज, शेप, हर चीज अलग हो जाएगी। बट आइसोबार्स ने ये लिमिटेशन दे दी। आइसोबार कहता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट के अगर आप एटम्स देखते हो तो उनमें एटॉमिक नंबर जो है क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ आइसोटोप्स। इसमें क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है बट मास नंबर सेम निकल के आ जाता है। सेम मास नंबर पर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो आइसोबार एक इनकी लिमिटेशन बन गई थी। ठीक है, फिर उन्होंने कई सारी बातें बोली कि छोटे एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, एक कंपाउंड में सबसे छोटी चीज एटम होती है ना? एटम से मिलके सारी चीजें बनी हुई हैं, एटम को आप तोड़ नहीं सकते, बहुत सी बातें बोली, और सारी की सारी लिमिटेशन हमारे पास आ गई थी। ठीक है, तो ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया था। हमें एटॉमिक मास से समझना था। आप लास्ट क्लास में बोल रहे थे मैम ये एटॉमिक मास होता क्या है? हमें तो मैम पता ही नहीं एटॉमिक मास की वैल्यू। लेकिन आज के सेशन में ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाना, ताकि आपको चाहे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने को बोले, चाहे आपको स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन दे दे, स्टोइकियोमेट्री जिसे आप बोलते हो, चाहे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन दे दे, चाहे मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन दे दे, एटॉमिक मास हर जगह काम आने वाला है। ठीक है, हर जगह काम आने वाला है। चलो भाई, तो रेडी है सब लोग एटॉमिक मास पढ़ने के लिए? हाँ, मुझे भी देखना है। ऐसे कह रहे हैं मैम रोडीज देखना है, जल्दी करिए। अरे यार, फिर वही बात तुमको बोला है ना, रोडीज। हाँ मतलब देख, अब इस बार का तो मैं भी देख रही हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? नाम से बताओ, नाम से बताओ मुझे जल्दी से। मास का मतलब क्या होता है? मास का मतलब होता है मैम मास। नहीं, गलत तुमने बताया, मैं बताती हूँ। चलो, एटम का जो मास होता है या एटम का जो वेट होता है, देखो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में ही कि मास और वेट हमारे केमिस्ट्री में सेम होने वाले हैं। ठीक है, तो चाहे मैं एटॉमिक वेट बोलूं चाहे मैं एटॉमिक मास बोलूं, वो दोनों चीजें हमारे लिए बराबर होंगी। ठीक है, केमिस्ट्री वालों के लिए। ठीक है, फिजिक्स में अलग हो जाता है। चलो,
तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट होता क्या है, किसी भी एटम का मास या उसका वेट, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसको तौल के देखा गया और पता चल गया उसका कितना वेट होता है, ठीक है। अब तौलने का प्रोसीजर बहुत अलग था क्योंकि बहुत बड़ा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटे छोटे एटम्स है, तो उसका मास निकल के आता है। एटॉमिक मास क्या होता है, इट इज द टोटल मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का टोटल मास क्या है वही उसका एटॉमिक मास होता है। यानी कि जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उसमें, यानी कि उसमें जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, अगर मैं उसको जोड़ दूं तो हमें पता चल जाएगा कि उसका मास कितना है। एटॉमिक मास एट लीस्ट अप टू 20, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। एटॉमिक मास लर्न करने की मैं आपको ट्रिक भी बता देती हूं, ठीक है। देखो चलो हम एटॉमिक मास की कुछ ट्रिक जान लेते हैं। एटॉमिक मास की ट्रिक ये कहती है, देखो कई जगह गिवन भी हो सकता है बट हम तो सेफर साइड चलेंगे, गिवन हो सकता है बट हम सेफर साइड चलेंगे क्योंकि 11th नहीं तो 12th में तुमको काम आएगा, तो तुमको एटॉमिक मास निकालना तो सीखना पड़ेगा। देखो अब एटॉमिक वेट आपको पता होता है, सॉरी एटॉमिक नंबर आपको पता होता है, एटॉमिक नंबर सबको पता है। एटॉमिक नंबर अप टू 30 आपको लर्न करने हैं। चलो मैं इसको पेज को खराब नहीं कर रही बट आपको अप टू 30 याद करने हैं, ठीक है। एटलीस्ट अप टू 30 आपको लर्न करने हैं, ठीक है। चलो 20 तक सबको मेरे ख्याल से याद होंगे, जिसको 30 तक याद है वेरी गुड। किसको किसको 30 तक याद है भाई, किसको किसको अप टू 30 याद है, क्योंकि 20 तक तो होंगे। ये मत कहना यार 20 तक भी नहीं है, ये तुम कह दोगे तो अभी क्लास खत्म नहीं करूंगी इतनी सी बात में, ठीक है। तो ये मत कहना, लेकिन अप टू 30 आपको याद रखना है। अगर 20 से 20 तक याद है तो बाकी के 10 तो खैर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं याद करा दूंगी, लेकिन अप टू 20 तो बहुत ही मिनिमम हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद भी है, वेरी गुड। चलो अब एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को देखना, एटॉमिक नंबर को आपको क्या करना है, देखना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जिसे आप Z से डिनोट करते हो, ठीक है, इससे आप एटॉमिक मास निकाल सकते हो। कैसे मैम, एटॉमिक नंबर देख लो। अब एटॉमिक नंबर दो तरीके का हो सकता है, या तो एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू है वो इवन नंबर है और या तो वो एक ऑड नंबर होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक टू लर्न एटॉमिक मास, ठीक है। अगर इवन है तो कुछ फॉर्मूला होगा, ऑड है तो कुछ फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला है मैम, अगर इवन है तो आप बोलना कि जो भी एटॉमिक नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर ऑड है तो जो भी एटॉमिक नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 1 को ऐड कर देंगे। सिंपल तरीका है, बोलो भाई सिंपल ट्रिक है, याद रहेगी ये सिंपल सी ट्रिक। हाँ मैं तुमको नहीं बोल रही तुम रटो, तुमको मैंने फॉर्मूला बता दिया। और मैं एक बात बता दूं, इसमें भी देयर आर सम एक्सेप्शंस। अब आप ये मत बोलना कि मैम देखो एक्सेप्शंस जितने भी होते हैं ना केमिस्ट्री में, उसका रीजन पता है क्या होता है, जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, मतलब पहले क्या होता है सारे एलिमेंट्स देखे जाते हैं। अब जैसे नाप रहे हैं, अब ज्यादातर तो ये फॉलो हो रहा है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स है जिसमें फॉलो ही नहीं हो रहा, तो वो एक एक्सेप्शन बन गया, उनका मास अलग आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल होता है हाइड्रोजन, जैसे कि एग्जाम्पल होता है क्लोरीन, है ना। तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे जो ये चीज फॉलो नहीं करते हैं, अदरवाइज सारी चीजें ये फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। क्या ये बात सबको क्लियर है? 45 तक याद है, क्या बात है 20 तक याद है। देखो जैसे 20 तक याद है वो टेंशन नहीं लो, नेक्स्ट चैप्टर में 30 तक भी कराई दूंगी मैं, ठीक है। क्लोरीन एक एक्सेप्शन है, यस। चलो थोड़ा सा एटॉमिक नंबर देख भी ले, क्या सॉरी एटॉमिक मास, चलो देख लेते हैं कुछ का एटॉमिक मास हम देख ही लेते हैं। चलो ये ट्रिक याद रहेगी ना सबको भाई, सभी को ये ट्रिक याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं और इसको हटा के हम जरा 1-2 एटॉमिक मास निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो जैसे ये पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। अब होना कितना चाहिए मैम, एटॉमिक नंबर जब 1 होता है तो इसका एटॉमिक मास अगर हम बोले, एटॉमिक मास A इज इक्वल्स टू P+N से निकलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के। मैम इसका P+N अगर हम नहीं भी सोचेंगे तो आपने हमको ट्रिक बताई है कि जो भी Z आएगा, अगर ये एक ऑड नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को जोड़ दो, और इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करके केवल छोड़ दो। इवन और ऑड तो समझ गए, बट ये एक एक्सेप्शन कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, ये एक एक्सेप्शन कंडीशन है, ठीक है। हाइड्रोजन का मास जो होता है इट इज 1 ओनली, A इज इक्वल्स टू 1 आएगा इसका, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU, दिस इज एटॉमिक मास यूनिट, AMU, ठीक है। यूनिट होती है इसकी AMU, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन कंडीशन। वेरी गुड, कोई 3 लिख रहा है, ये एक्सेप्शन में हो गया, ठीक है, ये एक्सेप्शन में हो गया।
गाना याद कर लूं पीरियोडिक टेबल का बाद में बेटा, सब बाद में। पीरियोडिक टेबल अभी काफी दूर है हमसे, ठीक है, हम उसके जब पास जाएंगे तब हम उसे याद करेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? देखो Z इंटू 2 करना होगा, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसकी Z की वैल्यू है 2, तो इवन नंबर हुआ और इवन के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 क्या? AMU, 4 AMU। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से, हाइड्रोजन हीलियम हो गया, लिथियम बताओ। लिथियम एटॉमिक नंबर होता है 3, तो क्या हो जाएगा? Z इंटू 2 प्लस 1 वाला फॉर्मूला, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया? 7, है ना। ऑक्सीजन बहुत जगह पूछा जाएगा, ऑक्सीजन जल्दी से एटॉमिक नंबर होता है 8। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन बताओ। एटॉमिक मास कैसे आएगा मैम? Z इंटू 2 और क्या करेंगे? प्लस 1 नहीं करेंगे यार, इवन नंबर है, तो कितना आ जाएगा? 16 AMU। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जगह ऑक्सीजन का मास लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब ना मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूं, पहले चैट्स में देख लूं कहां पे रुक रही है। 416 सारे आंसर्स करेक्ट, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। जल्दी से जो सबसे पहले बताएगा मैं नाम लिख दूंगी बोर्ड में, मैं बोर्ड में नाम लिख दूंगी सल्फर का एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास। जल्दी से सबसे पहले हमें आंसर दिया है, लेट मी सी, जल्दी से सबसे पहले आंसर देने वाले का इस बार मैं नाम लिखूंगी, मैं तो भाई नाम लिख दूंगी, ठीक है। सल्फर का वेरी गुड आ गया। अब मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ रहा है, क्या है भाई? पुष्कर ने दिया मैं सबसे पहले आंसर, पुष्कर। द करेक्ट आंसर इज 32। वेरी गुड पुष्कर, सबसे पहले मैं आंसर पुष्कर ने दिया है, फिर वर्षा ने दिया है, फिर दिव्या ने दिया है, ठीक है। पुष्कर, चलो 3 लोगों का लिख देती हूँ, वर्षा, दिव्या, ठीक है। वैसे बच्चों वाला क्वेश्चन था बट कोई बात नहीं, तुम लोग भी तो बच्चे ही हो ना। चलो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? Z की वैल्यू होती है 16 और हमें निकालना है A, जो कि हो गया 16 इंटू 2 और प्लस 1 नहीं करेंगे, इवन नंबर है, ये ट्रिक है, बार बार मैं बोल रही हूँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। आ जाएगा 32, करेक्ट आंसर है। परफेक्ट। अब मुझे आप बताइए, और क्लोरीन का मैं बता देती हूँ, क्लोरीन भी एक एक्सेप्शन है, क्लोरीन का होता है 35.5, ये एक एक्सेप्शन कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आप बताइए एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम? सबसे पहले बताने वाले का नाम आएगा वापस से, पोटेशियम का एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम? सबसे पहले बताने वाले का नाम आएगा, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 35.5 क्लोरीन का हो गया, ठीक है। पोटेशियम मैम आई हैव डाउट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द एलिमेंट्स। बेटा अंधे हो गए हो क्या तुम लोग? क्या लिखा है यहाँ पे? देयर आर सम एक्सेप्शंस। अरे मेरा आंसर, लोगों का आंसर ऊपर चला गया। पोटेशियम का मास सबसे पहले मुझे बताया है, किसी ने भी नहीं बताया क्या? बताया तो है बट ये अब बहुत ऊपर चला गया है मास, अब बहुत ही ऊपर चला गया है नंबर। चलो फिर भी मैं देख लेती हूँ, अगर दिख गया तो 39, बहुत सारे लोगों ने 39 आंसर दे दिया है, ठीक है। मैं पहली वाली स्लाइड दिखाने लगी थी तो मिस हो गया मुझसे, ठीक है। सबसे पहले हमें आंसर दिया है मे बी दिव्यांश ने, नहीं आराध्या ने, नहीं भव्या ने, बहुत सारे बच्चे हो गए। अब चला गया भाई, चला गया आंसर। चलो अब नाम नहीं आ पाया, मैं बता देती हूँ क्या करना है इसमें। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 कैसा नंबर है? एक ऑड नंबर है, तो Z इंटू 2 प्लस 1 कर दो, तो 19 इंटू 2 प्लस 1, 9 2 ज़ा 18, 2 2 1 ज़ा 2, 3 38 प्लस 1 39 AMU। दिस विल बी इट्स आंसर, ठीक है। आर्गन का एटॉमिक मास, आर्गन, वैसे आर्गन वगैरह इतना नहीं, पोटेशियम पूछा जाता है, पोटेशियम पूछ सकता है आपसे, और किसका पूछेगा? हाइड्रोजन बता दिया, ऑक्सीजन बता दिया, फ्लोरीन वगैरह आप कर ही लो, बस इतना ही, ठीक है। चलो तो कुछ एटॉमिक मासेस आपको याद करने थे, मैं टेलीग्राम पे आपको एक चार्ट भी भेज दूंगी जिसमें सारे एटॉमिक मास लिखे होंगे। मैक्सिमम टाइम्स ये ट्रिक फॉलो होगी, एक्सेप्शंस होंगे, कुछ याद रखना, कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। जैसे एक एक्सेप्शन आपका बेरिलियम का होता है, बेरिलियम, अगर मैं बेरिलियम का बोलूं तो बेरिलियम क्या होता है? एटॉमिक नंबर 4, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 एटॉमिक नंबर है, तो मैम 4 इंटू 2 करना चाहिए, 8 आएगा, बट नहीं, एक्सेप्शन में आता है 9 AMU।
ठीक है 9 AMU। तो कुछ कुछ आपके पास एक्सेप्शंस आएंगे ऐसे, बाकी सब इस तरीके से हो जाएगा। आपसे सोडियम का बहुत बार पूछेगा, सोडियम से बहुत बार पूछेगा, बोलेगा सोडियम का एटॉमिक नंबर बताओ। सोडियम सबको पता होगा क्या आएगा, एटॉमिक नंबर 11 होता है, इवन नंबर नहीं है ऑड नंबर है, तो Z इंटू 2 + 1 कर देंगे, यानी कि 11 इंटू 2 + 1 विच इज 23। तो इसका आंसर आता है 23 AMU। ठीक है, तो ये सोडियम का आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक मास निकल के आ गए। यार मेरे को जल्दी से बहुत सारे अरे बाप रे आ ही गए थम्स अप हार्ट सब आ गए ना, सब आ गए ना भाई, सबको समझ में आ गया एटॉमिक नंबर से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। ये ट्रिक थी, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। ठीक है, बाकी रटने वाला तो आप रट सकते हो, बट ये ट्रिक थी। सबसे अच्छी ट्रिक यही है, सबसे अच्छी ट्रिक यही है, मानो मेरी बात। ठीक है, जो जो एक्सेप्शन कंडीशन है उसमें 1 ज्यादा 0.5 ज्यादा बस ऐसे आता है। ठीक है, एक्सेप्शन वाले में 1 ज्यादा होगा, 0.5 ज्यादा होगा, ऐसे ज्यादा होगा, बस इससे ज्यादा नहीं होता एक्सेप्शन में भी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से हमारा हो गया। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने एटॉमिक मास पढ़ लिया। क्या सभी को समझ में आ गया? मेरे ख्याल से तो आ गया। मैं बार बार बोल रही हूँ, कुछ एक्सेप्शन कंडीशन है हमने लिख दी है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास में। यार अच्छा एक और चीज आती है, गम, जो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है, GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को ना कुछ भी गम नहीं है पढ़ने में, बहुत आसान है। ग्राम एटॉमिक मास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मैम पढ़ा के नहीं थोड़ा सा तो कुछ है। मतलब है क्या ये, एटॉमिक मास expressed in terms of ग्राम is ग्राम एटॉमिक मास। यानी कि जब भी एटॉमिक मास को आप ग्राम के टर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। यार पता है बहुत आसान है, कुछ कन्वर्जन नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि ग्राम एटॉमिक मास की जो भी वैल्यू आती है वही एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू आती है। मतलब मैम समझाती हूँ। अगर मैंने आपको पता है 1 AMU ही 1 ग्राम होता है, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ओनली, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1 ग्राम ओनली। ठीक है, मतलब मैम मतलब मैंने बोला 1 AMU आ रहा है, अगर मैं इसको 1 ग्राम लिख दूं तो यही हो गया ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन का। हीलियम का मास कितना है 4 AMU। आप बोलो मैम ग्राम एटॉमिक मास बताओ तो मैं बोलूंगी 4 ग्राम। क्लोरीन का मास आया 13.5 AMU। आप बोलोगे मैम ग्राम बताइए तो मैं बोलूंगी 13.5 ग्राम। पोटेशियम का मास आया 39 AMU। आप बोलोगे मैम इसका ग्राम एटॉमिक मास, मैं बोलूंगी 39 ग्राम। बेरिलियम का आया 9 AMU। आप बोलोगे मैम ग्राम एटॉमिक मास बताओ, मैं बोलूंगी 9 ग्राम। ये किसका है, सल्फर का आया 32। आप बोलोगे मैम सल्फर का ग्राम एटॉमिक मास बताओ तो मैं बोलूंगी 32 ग्राम। मतलब अगर ग्राम लगा दिया AMU में, AMU की जगह ग्राम लगा दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बस इतना याद रखना, जो भी आपने AMU के टर्म्स में निकाला है उसमें अगर AMU की जगह एटॉमिक मास यूनिट, AMU में एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसका मतलब इसको आप केवल U से भी कई जगह लिखते हो। ठीक है, तो आप इसको बोल दो कि अगर भाई ये AMU हटा दो, ग्राम लगा दो, वही है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमें इतना नहीं सोचना भाई, ग्राम एटॉमिक मास को हमें इतना नहीं सोचना है। ठीक है, चलो तो हमने पढ़ लिया ये दोनों चीजें। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास में। नाम से समझो, जब हमने बोला जब हमने बोला एटॉमिक मास तो हमने क्या बोला कि एटम का मास। अब हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूल का मास, कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, वही होता है उसका मॉलिक्यूलर मास। मतलब कि जितने भी पहले एटम का मास निकाला, मतलब जो एटम था उसका मास निकालना सीख लिया। अब एक मॉलिक्यूल ले लो, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो डिफरेंट एलिमेंट का जो मास निकाला है उन सभी को जोड़ दो जो कि उस कंपाउंड में या उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, वही हो गया मॉलिक्यूलर मास। कुछ समझ नहीं आया ना, मॉलिक्यूलर मास हर जगह निकालना होगा, याद रखना। ठीक है, चलो let's understand what is molecular mass. Let's understand what is molecular mass. ठीक है, तो मैं इसको डुप्लीकेट करके यहां पे समझा देती हूँ। चलो, तो अगर मैंने बोला इसी की जगह, अगर मैंने इसी एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास बोला तो मतलब मॉलिक्यूल का मास है ना, तो इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूल का मास। ठीक है, तो चलो अपन मॉलिक्यूल लिखते हैं पहले, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है मैम? अरे मॉलिक्यूल का मास यार क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में, उनके मासेस का सम कर दो, वही होता है मॉलिक्यूलर मास। नहीं आया ना तुमको नहीं आता, तुमको एक बार में कभी कुछ नहीं आता, क्योंकि अगर तुमको एक बार में सब आ जाता तो तुम यहां कैसे होते, है ना।
ये तो मुझे भी खराब लगा जोक। चलो इसमें आते हैं, शायद ये जोक ही नहीं था, शायद ये सच था, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अब मैंने बोला वाटर का मॉलिक्यूलर मास बताओ, H2O का, तो कैसे बताओगे? कितने एटम्स है इसमें? मैम 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 ऑक्सीजन का है। अच्छा, हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16, है ना? तो प्लस कर दो 16, कितना आ गया? 18। तो 18U, ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल का मास। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। ग्राम के टर्म में, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूछोगी तो बोलोगे 18 ग्राम मैम, है ना? क्या ये सबको समझ में आ गया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 18 इज द राइट आंसर। कोई 16 लिख रहा है, पिट जाओगे, पिटोगे मुझसे, मैं बोल रही हूं मुझसे तुम पिटोगे। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या ये सभी को समझ में आ गया है? अच्छे से एकदम अच्छे से समझ में आया तो बता दो मुझे। एक तो इतनी चैट्स करते हो, इतनी चैट्स करते हो, क्या करोगे इतनी चैट्स का तुम लोग यार? हाँ, इतना चैट जिंदगी में क्या कहाँ लेके जाओगे? कोई अपना नंबर भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, क्या लिख रहे हो? मैम प्लीज कॉल मैग्नोलिया मैम, प्लीज कॉल मैम मैग्नोलिया मैम। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें उनसे केमिस्ट्री पढ़नी है तो तुम बता दो मुझे, मैं इंग्लिश शिफ्ट हो जाऊं, ऐसा चाहते हो तुम? क्या कॉल क्या कोई बिग बॉस चलता है मेरे और तुम्हारे बीच में कि हर टाइम मुझे टास्क देते रहते हो, भैया को कॉल करो, दीदी को कॉल करो, और तुम्हें पता है मैं ये टास्क कभी पूरा नहीं करती हूँ, तब भी तुम लोग टास्क देते रहते हो। कौन सा गेम है ये जो वन साइडेड लव होता है? तुम्हारा वन साइडेड गेम क्यों चल रहा है मेरे साथ भाई? वन साइडेड बिग बॉस। हाँ, कोई अपना नंबर भेज रहा है, जैसे मतलब ऐसे नंबर भेज रहे हो जैसे बस अब कोई ना कोई स्टूडेंट उसको कॉल कर देगा, हेलो यार पता है क्लास में आई थी मैं। नहीं होगा यार, ऐसे नहीं होता, इतना ईजी नहीं होता सामने वाले से बात करना। ठीक है, चलो देखो कोई बोला कॉल दिख रहा सर, बोल रही हूँ ना मैं, वो अपनी क्लास छोड़ दे, मतलब छोड़ दे वो अपनी क्लास, यहाँ आ जाए। हाँ, क्या कॉल खेल रहे हो तुम लोग मेरे साथ? नहीं बेटा हम नहीं खेल, मैं इस गेम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम समझ जाओ इस बात को, तुम समझ जाओ इस बात को। देखो कॉल हनी भैया है ना, चलो तुम कभी दूसरे क्लास में जाके ये तो नहीं कहते कॉल टापुर मैम, मेरी क्लास में आके तुम्हें सबसे बात करनी होती है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग मुझे साइड कॉर्नर कर रहे हो? मेरी क्लास में तुम्हें सारे टीचर से बात करनी है, और सारे टीचर की क्लास में भी तुम्हें सारे टीचर से ही बात करनी है, मुझसे नहीं करनी है। तुम गद्दार बच्चे हो, मुझे लग रहा है तुम्हें मेरे जोक्स ज्यादा खराब लगने लग रहे हैं क्या? चलो इधर आओ, कोई और तुम्हें केमिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला है, केमिस्ट्री मैं पढ़ाने वाली हूँ, तो केमिस्ट्री के लिए तुम्हें सिर्फ मेरे से सुनना है। ठीक है, मास निकालो, ठीक है, मीथेन का। चलो जल्दी से, जो सबसे पहले बताएगा मैं नाम लिख दूंगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। अब तुम ये मत बोलना मैम ये मीथेन क्या होता है, मेरे ख्याल से तुम पढ़ के आए हो। मीथेन इज व्हाट? CH4। चलो भाई इसका मास बताओ जल्दी से, एकदम फटाफट से चैट बॉक्स में, मास ऑफ मीथेन। मैम आई हैव योर नंबर बट आई वोंट लीक। ठीक है, धमकी देने लग गए अब तुम लोग क्लास में, है ना? मतलब मैं किसी को कॉल विराट कोहली कोई कह रहा है कॉल विराट कोहली। तुमने मेरी तरह ही जोक मारा है बेटा, बता रही हूँ मैं, कम रहा करो मेरी क्लास में। इतने सारे आंसर्स आ गए हैं हमारे पास, और ये तेजी से आंसर बढ़ते हुए। विराट कोहली को मैंने कॉल नहीं किया है, यू नो, जस्ट अभी बात करके आई थी। या मतलब सही है यार तुमको, मतलब तुम अगर मुझे इस लायक समझ रहे हो, मजेदार जोक नहीं, शायद ये तुम सच में बोल रहे होगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया, मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है ये ढूंढने में कि सबसे पहले किसने आंसर दिया है, और इसका आंसर है वही जो तुम सोच रहे हो, 16 का डोला, बस वही आंसर है। करेक्ट आंसर है 16 कार्बन होता है, कार्बन का मास। अब देखो मन में ही मास आ जाना चाहिए, कार्बन 6 होता है जो कि इवन नंबर है, इवन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो 12, यानी कि कार्बन का मास होता है 12 प्लस हाइड्रोजन मन में, अरे यार ये तो एक्सेप्शन है, इसे क्या मन में जा रहे हो, 1 है, और कितने टाइम हाइड्रोजन है 4 टाइम, तो मास कितना हो गया 16। AMU, अगर आपसे मैं नहीं बोल रही हूँ बेटा ग्राम के टर्म्स में लिखो तो AMU, या AMU को सिंपल U भी लिखते हो तो भी वही बात होती है, या फिर ग्राम में बोलोगे तो 16 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे तुम बताना मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब जिसने, कसम से बता रही हूँ, जिसने सबसे पहले बता दिया, मैं मजाक तो मैं करती नहीं हूँ, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं करती हूँ ना मैं सुनती हूँ मजाक। ठीक है, देखा तुमने कितना अच्छा मजाक करती हूँ मैं। अब तुम मुझे बताओ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। चलो भाई जल्दी से, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। अब मैं देख रही हूँ, अब मुझे पता चल जाएगा। शाउट आउट दे दो मैम, नहीं दूंगी। ठीक है, कोई कह रहा है मैम कॉल टापुर मैम, तुम अच्छे बच्चे बेटा,
कॉल ओलिविया, ये तो किसी को नहीं पता। चलो भाई, मेरे पास आंसर, सेकंड्स में तुम लोग आंसर दे देते हो क्या इतने सारे? और मुझे सबसे पहले आंसर दिया है इस बार, किसी नंबर से भी आ गया है आंसर, तन्वी का भी आ गया है, लक्ष्य। यार मतलब इतनी जल्दी आंसर कैसे दे सकते हो तुम लोग? मतलब मैं ऐसे देखती हूँ और सारी चैट्स नीचे हो जाती हैं तुरंत तुरंत। कोई 102 बोल रहा है, 102 नहीं बेटा, 102 नहीं, 100 नंबर डायल करो तुम और अरेस्ट हो जाओ जाके। 102 नहीं, 100 डायल करो तुम, ठीक है? तुम अरेस्ट हो जाओ जाके, जिस हिसाब से तुमने आंसर दिया तुम यही डिजर्व कर रहे हो। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 98 और चैट्स बहुत ही ज्यादा तेजी से ऊपर चली गई हैं, जो कि ऊपर भी नहीं हो रही अब चैट्स ऊपर भी नहीं हो रही, ठीक है? कोई यूनिट बोल रहा है, बताती हूँ। चलो, सल्फ्यूरिक एसिड को हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है। कितने टाइम है? 2 टाइम है। सल्फर मन में हमें टापुर मैम के स्टूडेंट है, हम ऐसे सॉल्व नहीं करते। एटॉमिक नंबर 16, 16 2 32, करेक्ट, तुम सही बोले, मास होता है। ऑक्सीजन, मैम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 इंटू 2 करेंगे 16, और कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है, 16 इंटू 4। 16 के टेबल में मुझे बस यही वाली वैल्यू आती है, 16 4 64, 16 1 भी आती है और 16 4 और 10 भी आती है, ये तो मैं भूल ही गई थी। 3 ही वैल्यूज आती है मुझे 16 के टेबल में, समझ रहे हो तुम? 16 के टेबल में 16 1 10 और 16 4। चलो, तो 2 + 32 + 64 कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8, 6 + 3 7 8 9, 98 यूनिट। अगर मैंने बोला 98 तो आप बोलोगे मैम 98 यू मतलब AMU विच मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। बट ये तो पूरे मॉलिक्यूल का है, ये पूरे मॉलिक्यूल का है, तो मॉलिक्यूल में आप ओवरऑल ग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। किसके टर्म्स में कर सकते हो? ग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो इसका पूरा मास आ गया यहाँ पे, ठीक है? क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या हमें समझ में आ गया? बहुत अच्छे से, है ना? क्या ये हम सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? जल्दी से हार्ट्स कम दे रहे हो यार तुम लोग, तुम किसी और को दिल दे के आते हो मेरी क्लास में, तभी तुम्हें सबसे कॉल करानी होती है ना मुझसे। अगर तुमने किसी और क्लास में जाके ये नहीं बोला ना कॉल तापुर मैम, फिर तुम देखना, तुम लोग जो ये कर रहे हो ना मेरे साथ, मुझे सब तुम लोग मुझे धीरे धीरे ऐसे साइड कॉर्नर कर दोगे। नई केमिस्ट्री की टीचर चाह रहे हो तुम, तुम्हारी सारी चाल मैं समझ रही हूँ, मैं सारी चाल समझ जाती हूँ, बट मैं नहीं छोड़ सकती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी भाई। है ये जैसे तुम्हारा 1 साइडेड गेम चल रहा है ना, ये 1 साइडेड लव है, समझे तुम? चलो, हम समझ चुके हैं मॉलिक्यूलर मास। तो हमने 2 चीजें बहुत अच्छे समझ ली। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। मतलब जितने, आज मैं थोड़ी देर एक्स्ट्रा पढ़ा लूं। सैटरडे, तुम्हें पता है मेरे साथ कितना गलत हुआ? सब मेरे साथ गलत कर रहे हैं इस दुनिया में, तुमने भी मेरे साथ गलत करा है ना, तुम कॉल बोल रहे हो जो। और यहाँ पे क्या हुआ कि सैटरडे को साइंस की किसी की क्लास नहीं है, मेरी क्लास है। देख रहे हो तुम, सबसे मेहनती कौन हुआ? मैं। और तुम क्या बोल रहे हो? मैम आप सबको कॉल करो। सचा, पता नहीं कैसे स्टूडेंट्स हो तुम लोग यार, कदर ही नहीं है। तो मैं तुम्हारी क्लास लेने आई और मैं अब मेरा ऐसे क्लास में रह के मन हो रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लूँ, और मुझे ऐसा लगता है तुम लोग एकदम डाई हार्ट फैन हो मेरे कि हाँ मैम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा लो, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगी, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है। देखा कॉल ये कॉल वो करते रहो तुम बेटा, कॉल तुम लोग को मैं बताती हूँ, अगर मुझे किसी क्लास में सुनने में नहीं आया कि मैम आज तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कॉल तापुर मैम, तो तुम देखना फिर नेक्स्ट क्लास में, तुम देखना मेरा पूरा का पूरा नेचर चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए, बिहेवियर चेंज हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैं हंसते हुए चेहरे में पढ़ाना छोड़ दूंगी तुमको, जो कि बहुत इंपॉसिबल है। चलो यहाँ आते हैं फॉर्मूला मास में। अब फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, केमिस्ट्री के पास कई बार केमिस्ट्री वाले साइंटिस्ट जो लोग होते हैं उनके पास कोई काम नहीं होता, वो कुछ भी काम करते हैं, ठीक है? तो फॉर्मूला मास क्या कहता है? आप मॉलिक्यूलर मास पढ़ रहे हो, वो मॉलिक्यूल मतलब एटम्स का मास है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आयंस होते हैं। चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयंस होते हैं। उन कंपाउंड को कौन सा कंपाउंड बोलते हो? कौन सा बॉन्ड होता है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं? तो कौन से कंपाउंड बनते हैं? जल्दी से आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, क्योंकि जो सबसे पहले बताता है मैं उसका नाम लिख देती हूँ, है ना? तो सबसे पहले देखते हैं कौन बताने वाला है। ठीक है। कौन से कंपाउंड होते हैं? वेरी गुड, बट कंपाउंड का नाम पूछ रही हूं मैं। आ गया। अरे यार रुको यार, फिर वही वाली बात है यार, या तो ये यार मतलब इतने सारे बच्चों ने इतनी जल्दी करेक्ट आंसर दे दिया। अब मैं आज के बाद ये वाला गेम ही नहीं खेलूंगी बोर्ड में लिखने वाला, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं भूल जाती हूँ ना। देखो मैं ठहरी छोटी मोटी टीचर, मैंने नहीं पढ़ाया यार, तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स हो तुम लोग, तो तुम लोग मतलब आंसर लिखते तो बहुत ही नीचे चला जाता है, ठीक है? चलो यहाँ पे आते हैं हम। तो कुछ नहीं होता, आयनिक कंपाउंड होता है वो, है ना, जिसमें आयंस मिलके बने होते हैं। फॉर्मूला मास कुछ नहीं है यार, फॉर्मूला मास का मतलब
आयंस जो आ जाते हैं ना, बस ऐसे नोट्स में ऐसे ही लिखो, आयंस आते हैं जब उसका मास निकालोगे तो वो फॉर्मूला मास है, होता मॉलिक्यूलर मास ही है बट ये आयनिक कंपाउंड का होता है। मैम नहीं समझ में आया, चलो एग्जांपल समझते हैं। सारे के सारे जैसे लोगों की क्लास में कैसी आर्मी होती है, हाँ रेड हार्ट आर्मी, ये आर्मी प्यारी प्यारी सी क्यूट क्यूट आर्मी, मेरी आर्मी कौन सी है, मतलब ही बच्चों वाली आर्मी। सब चीज का मतलब जानना है केमिस्ट्री में, वर्ड टू वर्ड का मतलब, तो मतलब हमारी एक अलग ही आर्मी बनी, हमारी गैंग बहुत अलग है। हमारे यहाँ नहीं होते ये क्यूट क्यूट पुक्की पुक्की वाली गैंग, हमारी गैंग ही बदल गई है, मतलब ही आर्मी। मतलब देख रहे हो तुम लोग कितनी खराब किस्मत है मेरी, मुझे बच्चे भी मिले तो मतलब ही, बट अच्छी बात है, मतलब ही बनो क्लास में। आयंस प्रेजेंट होता है जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl। अब Na एक आयन है, Na क्या है मैम, ये एक आयन है, Na पॉजिटिव, Cl एक आयन है मैम, Cl नेगेटिव है ना। आयंस मिल गए आपस में, आयनिक कंपाउंड। तो जब मैं इसका मास निकालूंगी, मास तो वैसे ही निकालूंगी जैसे निकालती हूँ, सोडियम का मास होता है 23, क्लोरीन का मास होता है 35.5 है ना। मास मैंने वैसे ही निकाला सेम तरीके से, है ना। मास कितना आ गया 58.5 मास सेम तरीके से निकाला, बस ये एक आयन कंपाउंड का है, एक आयनिक कंपाउंड का है, तो हमने बोल दिया फॉर्मूला मास। समझे, सेम तरीका है, मॉलिक्यूलर मास ही फॉर्मूला मास सेम है, बस यहाँ पे आयंस की बात हो रही होती है। फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, ये तो पूरा ऊपर वाली डेफिनेशन हो गई, इन एन कहाँ गया, आयनिक कंपाउंड। ये किसी आयनिक कंपाउंड की बात हो रही होती है। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर द आयनिक कंपाउंड विच डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स नहीं, आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है, बट आयंस एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। हमें यार ये तीनों चीजें 55.5 इज द राइट आंसर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। क्या हमें ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से रट गई? क्या हमें तीनों चीजें बहुत ही अच्छे से रट गई? अगर मैं इसको ग्राम के टर्म्स में बोलूंगी तो 58.5 ग्राम लगा देना। क्या हमें ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से याद हो गई? ब्रेक चाहिए पहली स्लाइड के बाद? तुम अगर ऑफलाइन स्टूडेंट होते ना, मैं आज जो ब्रेक करती तुमको, पर तुम्हारा लक है कि तुम ऑनलाइन स्टूडेंट हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और वैल्यू है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज का मतलब क्या होता है? मतलब एवरेज निकालना। ये कैसे मतलब समझाया मैंने? खैर, एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरीके से समझो। तो एवरेज एटॉमिक मास कुछ नहीं है मैम, कुछ नहीं होता है आपकी क्लास में? तो नहीं होता है, बताती हूँ। आपने एटॉमिक मास निकालना सीखा? यस मैम। मॉलिक्यूलर मास सीखा? यस मैम। फॉर्मूला मास सीखा? यस मैम। एवरेज एटॉमिक मास ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है जिसके आइसोटोप्स है, और मैंने बोला, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन का मास बताओ, तुमने बोला 1, लेकिन फिर मैंने बोला तुम्हें पता है हाइड्रोजन के तो 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 2H1, 3H1। हा। अब बताओ तुमने किसका मास बताया? तो तुम बोलोगे मैम हमें नहीं पता। तो बस उसी के लिए तुम्हें पता करवाने के लिए आया है एवरेज एटॉमिक मास। जैसे कार्बन, 3 आइसोटोप्स होते हैं कार्बन के, C12, C13, C14। मैंने बोला कार्बन का मास बताओ, तो मास तो 12 हो गया मैम, लेकिन एवरेज मास कैसे निकल के आता है? किसका 12 हुआ? मतलब आप C12 का पूछ रहे हो, C13 का पूछ रहे हो, C14 का पूछ रहे हो, तो अगर कोई एक आइसोटोप है, आइसोटोप होता क्या, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो मैं लिख दे रही हूं, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, पर डिफरेंट होता है इसका मास नंबर। ठीक है, ए की वैल्यू डिफरेंट होती है, मास नंबर, दिस इज मास नंबर एंड दिस इज एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर। चलो, तो एवरेज एटॉमिक मास क्या हुआ? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स आइसोटोप्स। यहाँ पे आइसोटोप्स हो जाएंगे, ईच मल्टीप्लाई बाय इट्स नेचुरल अबेंडेंस। नेचुरल अबेंडेंस की आपकी वैल्यू गिवन होती है, ठीक है, तो आपको एक अबेंडेंस की वैल्यू गिवन होती है। अब मैंने बोला आइसोटोप, कार्बन का आइसोटोप का मास बताओ, तो आप बोलोगे मैम नेचुरल अबेंडेंस कितना है? 98.892 इंटू 12 प्लस 1.108 इंटू कितना है? 13.0035 प्लस मैम 2 इंटू 10 की पावर -10 प्लस इंटू 14.0037। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी चीज के आइसोटोप के मासेस निकालने को बोला जाए, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास बोला जाए, तो उसकी जो रिलेटिव अबेंडेंस या नेचुरल अबेंडेंस करके एक वैल्यू गिवन होगी, उससे मल्टीप्लाई करते जाओ जो भी उसका एटॉमिक मास यूनिट है, फिर जो आंसर आएगा दैट विल बी योर एवरेज एटॉमिक मास। क्या ये सबको समझ में आ गया? क्या हम सबको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया? इफ यस तो क्लियर कर दो भाई मुझे। 12.011 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया वेरी गुड, सभी दे रहे हैं। 12.011 करके आ रहा होगा, चेक कर लेना। ठीक है, चलो, क्या ये सबको समझ में आ गया बहुत अच्छे से? इज दिस थिंग क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? जल्दी से, ठीक है।
हो गया कॉल कॉल, खेल लिया तुमने कॉल कॉल। बताओ। नहीं अरे यार मतलबी, देखो दो टाइप के मतलबी लोग होते हैं, एक जो एक क्लास में आके दूसरे की बुराई वैसा वैसा मतलबी, वो हमें वो वाले मतलबी तुम लोग मेरे मतलबी स्टूडेंट हो यार, बहुत पॉजिटिव लो यार मैम की सारी बातों को। व्हेन आई से मेरे मतलबी बच्चे, मतलबी बच्चे, तो मतलबी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है जो ऐसे शख्स जो हर चीज का मतलब पूछे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई बोले मिस एक्सेप्शन के कैसे बच्चे हैं, तो आप मतलबी बच्चे हो। ठीक है, ये वाले बच्चे हो आप। इस स्लाइड को मैं डिलीट कर देती हूँ, चलो ठीक है रहने दो, नोट्स में तुम्हें ये भी स्लाइड मिलेगी, याद रखना इस स्लाइड का मतलब। समझे तुम लोग? हर चीज का मतलब पूछना है तुम्हें, यानी कि हर क्वेश्चन का लिख लो। अगर अभी भी डाउट है तुमको तो हर क्वेश्चन का मतलब पूछे। ठीक है, हर वर्ड का मतलब पूछे जो मैम पढ़ा रही है, दैट इज मतलबी बच्चे। हो ना मतलबी बच्चे? हो तो ना, ऐसे वाले बनोगे ना, ऐसे वाले तो बनोगे ना। मैं रिपीट कर देती हूँ उसको, डोंट वरी, आई रिपीट इट रिपीट कर देती हूँ। सुना मैम ने बोला कि एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। तो एवरेज एटॉमिक मास जब भी आपको बोला जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, तो आपको क्या करना है, एक चीज आपको गिवन होगी जो कि होता है नेचुरल अबेंडेंस। नेचुरल अबेंडेंस की वैल्यू गिवन होगी, ऐसे रिलेटिव अबेंडेंस भी बोलते हो, और साथ ही साथ आपको उसका मास लिखा होगा बगल में। हर बार इसको मल्टीप्लाई करते जाओ हर एक वैल्यू को और जोड़ते जाओ बगल वाले से। ठीक है, बस ये करना है। ठीक है, ये कर लोगे तो आपको निकल के आ जाएगा, आप उस क्वेश्चन का निकाल लोगे एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, सबको क्लियर है? डाउट है? बताओ बेटा क्या डाउट है, पूछ लो क्या डाउट है। सबको क्लियर है? परफेक्ट वाला यस आ गया मेरे पास। ठीक है, क्वेश्चन किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, और इसको लिख जरूर लेना। आप लोग को आएगा स्क्रीनशॉट का वो नहीं मिलता होगा ना ऑप्शन, स्क्रीनशॉट का मे भी आपको नहीं मिलता है। क्लियर है? लिख लिया होगा सबने, चलो क्लियर है, आगे बढ़ जाएं सब। मैम किसी का एक क्वेश्चन ऊपर चला गया, रिलेटिव अबेंडेंस का मीनिंग क्या होता है मैम? रिलेटिव अबेंडेंस मतलब किसी चीज को जब आप इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन लिखते हो, भाई बहुत ज्यादा अमाउंट में चीज है, कोई चीज बहुत बड़ी वैल्यू दी है, तो आप इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन लिखते हो, इन टर्म्स ऑफ प्रपोर्शन लिखते हो विद इन अ लार्ज ग्रुप या किसी सैंपल के लिए। ठीक है, लार्ज ग्रुप या सैंपल के लिए। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज है तो उसका आपने फ्रैक्शन निकाल लिया, आप सॉरी प्रपोर्शन निकाल दिया। ठीक है, उसी को आप बोलते हो और उसे कंपेयर कर देते हो टोटल नंबर ऑफ जितनी भी चीजें उसमें है ना, उसमें जितनी भी टोटल नंबर ऑफ चीजें उससे कंपेयर कर देते हो, तो होता है रिलेटिव अबेंडेंस। आपको रिलेटिव अबेंडेंस से कुछ पूछेगा नहीं, डोंट वरी, आपको रिलेटिव अबेंडेंस से कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ अगर होगा तो ये वैल्यू देके ये क्वेश्चन पूछ लेगा बस। ठीक है मैम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तापुर? कोई बोल रहा है तापुर का मतलब होता है ओस की पहली बूंद, दैट इज तापुर इन बंगाली। आई एम नॉट बंगाली बट इन बंगाली, मेरा नाम ही अलग है, कुछ मुस्लिम जैसा लगता है मेरे नाम में, कुछ बंगाली है मेरे नाम में, पूरे दुनिया के धर्म को मिला के मैं बनी हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास मोल कंसेप्ट। आर वी ऑल रेडी? क्या हम सब तैयार है मोल कंसेप्ट के लिए? कोई कह रहा है स्नैप आईडी, क्या करोगे बेटा, क्या करोगे स्नैप आईडी किसी और को देके? मैं तो हूं नहीं स्नैपचैट पे। स्नैपचैट सबसे ज्यादा फ्री इंसान है, स्नैपचैट तो बस वही चला रहा है। एक बार मैंने स्नैपचैट डाउनलोड कर लिया था, ठीक है, तो मतलब ऐसी एक फोटोज लेनी थी अपनी फ्रेंड से, उसने कहा डाउनलोड कर लो, उसी में भेज देती हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने स्नैप डाउनलोड किया, ठीक है, कुछ कॉन्टैक्ट ऐड हुआ, अब उसमें क्या भेज रहे, अंधेरे की फोटो, अंधेरे में टाइम लिखा हुआ है, कार की फोटो, मतलब क्यों भेज रहे हो, मैं क्या करूँ वो सब फोटोज देख के, मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया था। यही हुआ मेरे साथ उसमें। वो मेरा फिर कोई कुछ नहीं तो गाना भेज दे रहा है, मतलब गाना बज रहा है पीछे बैकग्राउंड, अरे मैं सुन सकती हूँ यार, मेरे पास भी फोन है, मैं अपने फोन में गाने सुन लूंगी। अब तुम गाने की कोई 2 लाइन भेज के क्या करना चाहते हो? स्नैपचैट इज वेरी 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 वेला ऐप, उसमें कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद जब सब भी ठीक है, सब कुछ भी ठीक है, तो उसके बाद उसमें होते हैं अजीबोगरीब से फिल्टर। अजीबोगरीब से फिल्टर मतलब वो फिल्टर किसी काम के नहीं, अगर तुम सोचो उसमें एक अच्छी फोटो आए तो वो किसी काम का नहीं है। तो स्नैपचैट इज जस्ट समथिंग जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। चलो भाई, सब रेडी हैं?
चलो सब रेडी हैं, हम बढ़ते हैं आगे मोल कंसेप्ट में। मोल कंसेप्ट थोड़ा सा इमेजेस देख के तुम खुश हो गए होगे। मोल कंसेप्ट होता क्या है, मैंने तुमसे बोला जाओ जाके एक मोल, तुम्हारी मैम बहुत अच्छी है, ठीक है, तुम्हें पता है मेरा बर्थडे चॉकलेट डे वाले दिन होता है, मतलब वैसे मैं कोई दिन मनाती नहीं हूँ बट ये मुझे पता है क्योंकि मेरा बर्थडे होता है उस दिन, ठीक है। तो चॉकलेट डे, अब मैंने बोला यार चॉकलेट ले आओ, और कितनी चॉकलेट लानी है मैम, मैंने बोला 1 मोल चॉकलेट लेके आओ। 1 मोल चॉकलेट मतलब मुझे एक तरीके से एक दुकान खोलनी है, तुम कह सकते हो, क्योंकि 1 मोल का मतलब कुछ नहीं होता है, बस वो एक नंबर होता है, एक वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 1 डजन एग्स लेके आइए, तो आप जाके मार्केट से 12 एग्स लेके आ जाते हो, है ना। अगर मैंने आपसे बोल दिया एक पेयर ऑफ शूज लेके आ जाओ, तो आप हमेशा 2 शूज लेके आओगे, है ना। तो उसी तरीके से अगर मैंने आपसे बोल दिया 1 मोल कोई चीज लेके आओ, अगर मैंने आपको बोल दिया कोई चीज 1 मोल लेके आओ, तो आप एक नंबर लेके आते हो जो कि होता है एक एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। पूरा होता है 6.0221 समथिंग करके होता है, ऐसे 03 करके 103 करके, तो उसकी जरूरत नहीं है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23। मतलब अगर मैंने तुमसे बोला जाओ 1 मोल चॉकलेट लेके आओ, तो तुम 6.022 इंटू 10 की पावर 23 चॉकलेट, मतलब पता कितनी, मतलब अगर मैं 022 हटा दूं तो तुम लाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। इतनी सारी चॉकलेट्स तुम मेरे लिए लेके आ जाओगे अगर मैंने आपसे बोल दिया होता 1 मोल चॉकलेट लेके आओ। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, किसी ने बता दिया मेरा बर्थडे कब होता है, इससे पता चलता है तुम कितने एक्सपीरियंस लोग हो। तुम लोग मनाते हो ये चॉकलेट डे, हग डे, ये डे वो डे, तुम मनाते हो, पक्का मनाते हो, देखा। चलो तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, क्योंकि ये एवोगाड्रो ने दिया था, ये नंबर किसने दिया था, एवोगाड्रो साइंटिस्ट ने दिया था, तो ये होता है एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, इसको आप कैपिटल N और ऐसे सबस्क्रिप्ट में नीचे A लिख देते हो, इससे डिनोट करते हो। तो 1 मोल कुछ नहीं है। अगर मैंने आपसे बोला होता 1 मोल किसी भी चीज का, मैंने बोला सोडियम के 1 मोल एटम्स लेके आओ, तो कितने सोडियम एटम्स लेके आओगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लेके आओगे। अब मोल कंसेप्ट में डिफरेंट फॉर्मुलाज आ जाते हैं। मोल समझ गए, मोल इज नथिंग बट अ नंबर, नथिंग बट अ नंबर विच इज एवोगाड्रोस नंबर 6.022 10 की पावर 23। अब मोल कंसेप्ट में मोल होता क्या है मैम, मोल किसके बराबर है, क्या है, तो मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट। मोल है क्या, किसी भी आपको चीज का मास निकालना होता है, तो आप अब देखो एक एटम का मास निकालना इज नॉट इजी। ऐसा नहीं हमने क्या किया, हमने ऐसे तराजू पकड़ा, एटम को रख दिया। एटम बहुत छोटा है यार, बहुत ही छोटा सब्सटेंस है, तो हम एटम को कैसे देख लेंगे, है ना। तो एटम का मास निकालना बड़ा डिफिकल्ट हो गया था, तो हमने उसको रिलेट करके मास निकाला, उसका रिलेटिव मास निकालने की कोशिश करी। तो मोल हमने बोला मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड या किसी भी चीज का जब हम मास निकाल रहे हैं, हैविंग नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स इक्वल टू दोज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स। मतलब मैम चलो समझाती हूँ, मैंने बोला ये कार्बन एटम लेके आओ, कार्बन एटम लेके आए तुम C12, ठीक है, एटॉमिक मास 12 होता है। मैंने बोला जैसे एक पिज्जा की स्लाइस करते हो ना, वैसे कार्बन की स्लाइस कर दो। देख रहे हो, देख के लालच आ रही है ना, लालच आ रही है ना तुमको, देखो मैं एकदम पास से देख रही हूँ, मुझे तो आ रही है ना। ये महंगा वाला पिज्जा भी देखो, ऑलिव वगैरह इसमें ना। चलो तो क्या, अगर इसकी मैंने कितनी स्लाइस कर दी होती, अगर मैंने इसकी 12 स्लाइस कर दी, ठीक है, 12 स्लाइस करनी है मुझे, 12 12, ठीक है, 12 ऐसे 12 स्लाइस कर दी, और मैंने अब एक स्लाइस उठाई, अब इसकी एक स्लाइस उठाई, 1/12 ऑफ कार्बन एटम उठा लिया, 1/12 ऑफ कार्बन एटम उठा लिया, तो यही होता है किसी भी एटम का मास निकालने के लिए वैल्यू। यानी कि इससे रिलेट करके एक पिज्जा की स्लाइस उठाई, एक 12 स्लाइस कर दी, एक स्लाइस उठाई और उसको कंपेयर किया दूसरे के एटम के मास से, तो आपने एक रिलेटिव मास निकाल लिया। और इसी, अब ये मत पूछना कार्बन क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज सारी दिखाता है जिसकी वजह से उसे एक स्टैंडर्ड एटम यहाँ पे माना गया, जिसकी स्लाइस हमने करी, हमने बाकी किसी एटम की नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन को मान के चलते हैं एक स्टैंडर्ड एटम, ठीक है, कार्बन को, ठीक है, कार्बन ही क्यों, क्योंकि कार्बन की बहुत यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज फुलफिल करता था, दैट इज द रीजन इसको एक स्टैंडर्ड एटम माना गया। अब हमने कार्बन एटम लिया, उसके 12 हिस्से करे जैसे इसके किए, है ना, 12 टुकड़े करे, एक टुकड़ा उठाओगे तो किसी और एटम का मास निकाल पाओगे।
मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि 1/12 ऑफ कार्बन एटम को हाइड्रोजन से कंपेयर किया तो हाइड्रोजन का 1 गुना मास ज्यादा हुआ और तभी उसका मास निकल के आया था 1 AMU या 1 ग्राम। फिर मैंने बोला ऑक्सीजन, तो आपने बोला मैम ऑक्सीजन 16 ग्राम ज्यादा है तो उसका मास हुआ 16। तो ये रिलेटिव मास निकल के आता है, ठीक है। वापस से मैं रीड करती हूँ। अ मोल इज इक्वल टू द मास ऑफ एन एलिमेंट। मोल क्या है? किसी भी एलिमेंट का मास ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है जिसके नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके बराबर होंगे? प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन ऑफ आइसोटोप C12, ठीक है। तो दिस इज 1 मोल की। एक मोल क्या होता है? कार्बन के 12 हिस्से करके एक हिस्सा जो उठा रहे हो दैट इज नोन एज अपना मास निकालने के लिए, दैट इज आवर स्टैंडर्ड एटम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? आज पता नहीं क्यों मैंने आइसक्रीम खा ली, शायद इसलिए मेरे गले में दर्द हो रहा है। अभी समझ में आया? कितनी देर तक चलेगी क्लास आपको पता ही नहीं है अभी तक? पता ही नहीं तुमको? हर क्लास तुम्हारी 1 से 1.5 घंटे 1.5 आवर की होती है, 1 आवर 30 मिनट की होती है हर क्लास, ठीक है। मेरी क्लास 8 बजे शुरू हुई है तो 9:30 पे खत्म होगी, ठीक है। क्या सबको समझ में आ गई ये बात? मैं वापस से बता देती हूँ। एक कार्बन लिया, उसके 12 हिस्से किए, 12 टुकड़े किए, एक टुकड़ा उठाया, वो उस 12 हिस्से का एक टुकड़ा उठाया तो 1/12 कार्बन एटम हुआ। अब उस कार्बन एटम को एक स्टैंडर्ड एटम हमने माना था और उसकी एक टुकड़ा उठा के हम हर एक का मास निकाल लेते हैं तो वही हमारा 1 मोल के बराबर बता रहा होता है, ठीक है। मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस विच हैज वॉल्यूम ऑफ दिस। अब मोल को हम टर्म्स ऑफ मास भी निकाल सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम के टर्म्स में निकालोगे तो ये आ गया, इसको मत याद करो, अभी मैं आपको फॉर्मूले समझाऊंगी। एवोगाड्रोस नंबर आप समझ गए, कैपिटल NA से इसको लिखते हैं। वैल्यू क्या होती है? 6.022 10 की पावर 23, ठीक है। अब ये कहाँ क्या काम आएगा? टेंशन मतलब समझते हैं कि करके। चलो आप पहले सोच रहे हो मैम इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है ये समझने की। तो मास ऑफ सिंगल एटम या मॉलिक्यूल आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे मैम? एक कार्बन लिया, 12 हिस्से किए थे, एक हिस्सा उठाया, एक उस हिस्सा उठाया और किसी और से कंपेयर करके उसका मास निकाल लिया। मतलब कार्बन का मास निकाल लिया, कार्बन के टुकड़े करके एक कार्बन का हिस्सा निकाला, एक हिस्सा निकाला, वो 1 AMU के बराबर होता है। एक हिस्सा उठाया और बाकियों का मास कंपेयर किया और इसी वजह से हर एक एटम का हमने मास निकाल पाए। मास कहां से निकल के आया? हम एटम का मास तौल नहीं सकते तो हमने कार्बन के एक हिस्से को उठाया और उससे कंपेयर किया बाकी कितने भारी एलिमेंट, बाकी एटम्स कितने भारी हैं और वही उनका एटॉमिक मास रख दिया गया। तो हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसी की हेल्प से। कितने एटम्स प्रेजेंट है ये भी हम इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, वॉल्यूम कितना है गैस का ये भी मेजर कर सकते हैं। इजी होता है रिप्रेजेंट करने के लिए मोल के टर्म्स में किसी भी डेटा को लिखने के लिए। आप सोच रहे हो ना मैम ये सब कैसे मेजर कर सकते हैं? भाई अब मैम मास समझ गए है ना, बाकी कैसे होगा है ना, मॉलिक्यूल कैसे निकलेंगे, एटम कैसे निकलेंगे, तो उस सबके लिए आपको एक फॉर्मूला याद कर, अलग अलग फॉर्मुलाज याद करने पड़ेंगे। देखो वैसे तो इस स्लाइड में बहुत से फॉर्मुलाज लिखे हैं, मैं आपको ये बताती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो अपन ऐसा करते हैं, किसी एक स्लाइड को यहाँ से उठा लेते हैं या चलो इसी में ऐड कर देती हूँ मैं। चलो मोल कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज, मोल कंसेप्ट है, हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज करेंगे, ठीक है। अगर मैं चैट्स नहीं देख रही हूँ और आपका कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, रुक जाओ। मैम टेम्परेचर प्रेशर STP, हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दैट इज STP, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे मोल कंसेप्ट के फॉर्मुला समझो, कोई डाउट होगा तो टेंशन मतलब अभी इसके बाद समझाती हूँ मैं, ठीक है। पहले इसे सुन लो मेरी बात ध्यान से। मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा 3 फॉर्मुलाज काम आएंगे। पहला फॉर्मुला, 3-4 होंगे। पहला फॉर्मुला देखो, नंबर ऑफ मोल्स को n से, अच्छा जो अपने मोल्स होते हैं ना, मोल्स उसकी यूनिट आप MOL लिख देते हो, ठीक है। MOLE भी लिख दो चलेगा क्योंकि नंबर निकाल रहे हो ना, तो इतने मोल। जैसे मैंने आपको बोला चॉकलेट लेके आओ, आप चॉकलेट की यूनिट थोड़ी होगी, बोलोगे मैम 10 चॉकलेट लेके आए। सिमिलरली मोल एक नंबर है तो यूनिट क्या हुई? मोल। 10 मोल लेके आ गए, 5 मोल लेके आ गए, 5000 5 लाख मोल लेके आ गए तो मोल हो गई यूनिट, ठीक है। अच्छा यूनिट ये हो गई, कैप स्मॉल n से आप इसको डिनोट करते हो, ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है। चलो अब हम आते हैं फॉर्मुलाज पे। फॉर्मूला नंबर 1, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास को ही आप मॉलिक्यूलर मास बोलते हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक। पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम के टर्म्स में अगर बोल दे तो गिवन वॉल्यूम
अपॉन 22.4 लीटर। ये तभी रखोगे जब आप एसटीपी कंडीशन लोगे। अभी मैं सब समझाऊंगी, पहले यार नोट करते चलना, सब समझाऊंगी मैं। तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू पार्टिकल के फॉर्म में जब निकालोगे तो गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। कुछ समझ नहीं आया? चलो समझाती हूँ। अब हर चीज का मतलब पूछोगे, क्योंकि तुम तो मतलब भी बच्चे है ना, तुम बोलोगे मैम मतलब बता दो, तो मैम तुमको मतलब भी बताएंगी। चलो, सबसे पहले कई बार मास के टर्म्स में चीजें गिवन होंगी, तो आपको तीनों फॉर्मूला नोट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये मोल कंसेप्ट के, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ठीक है, पीछे स्लाइड में कई सारे लिखे हैं, बट तुमको पता है यार मेरे पढ़ाने का तरीका, जो इंपॉर्टेंट है पहले उसको समझो, सारी चीजें तो पढ़ते रहेंगे अपन। ठीक है, अब सुनना, या तो मास के टर्म्स में पूछेगा तुमसे, या तो तुमसे मास के टर्म्स में पूछेगा। रुको यार, ठीक है, तो या तो आपसे मास के टर्म्स में कोई चीज पूछ रहा होगा, मास के टर्म्स में पूछेगा तो क्या करोगे, गिवन मास जो भी है, मैम नहीं गिवन होगा तो उस पे आएंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, नहीं गिवन है तो उसको एक्स मान लेना, बाकी की दो चीजें गिवन होंगी। तो गिवन मास को डिवाइड कर देना मोलर मास। मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होती है। अगर मास के टर्म्स में बोले कि ये मास है, नंबर ऑफ मोल्स बताओ कितने हैं, तो जो भी मास गिवन है उसको डिवाइड कर देना उसके मॉलिक्यूलर या मोलर मास से। मॉलिक्यूलर मास अभी हमने निकालना सीखा, पूरे मॉलिक्यूल का मास इज मॉलिक्यूलर मास, हर एक एटम का मास निकालो, ऐड कर दो। ठीक है, अगर आपसे वॉल्यूम के टर्म में बोले कि यार ये वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स बताओ, फॉर्मूला होता है जो भी वॉल्यूम गिवन है डिवाइड करो 22.4 लीटर से। जनरली आपके में क्वेश्चन नहीं घुमाएगा। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात बताइए, मतलब जब आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर ले लो, है ना, प्रेशर भी आप नॉर्मल ले लो, तो इस कोई मुझे बताएगा स्टैंडर्ड एसटीपी में प्रेशर की वैल्यू कितनी होती है, कितना प्रेशर होता है, कितना प्रेशर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, कितना प्रेशर होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में। तीन फॉर्मूले में है मैम, तीन फॉर्मूला में है, में क्या है डिनोमिनेटर में, थर्ड फॉर्मूले में क्या है, दिस इज एवोगाड्रोस नंबर बेटा, एवोगाड्रोस नंबर। अरे वही 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये लिखा था वो। ठीक है, ठीक है, 22.7 हो गया ना मैम, 1982 के बाद तो 22.7 हो गया, 1982 के बाद तो 22.7 हो गया। आज भी बेटा एग्जैक्टली तो यही यूज करी जाती है। ठीक है, क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सबने करेक्ट आंसर लिखा है, सबने ही करेक्ट आंसर लिखा है। परफेक्ट, 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 सबने करेक्ट आंसर लिखा है। प्रेशर का मैंने पूछा था ना, 1 atm विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, या 760 mm ऑफ Hg वगैरह अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। अभी समझा दूंगी यार, नहीं समझ में, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्या नहीं समझ में आया, फॉर्मूले में क्या नहीं समझ में आया, सुनो। अब अच्छा, सेकंड फॉर्मूला समझ गया ना, कि अगर आपको एसटीपी कंडीशन है, वॉल्यूम के टर्म्स में निकालना है, तो जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर दो 22.4 से। अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। कई बार वो पार्टिकल पूछ लेता है। पार्टिकल मतलब मैम, पार्टिकल मतलब जैसे कि मॉलिक्यूल्स पूछ सकता है, आयंस पूछ सकता है, एटम्स पूछ सकता है। तो अगर ये पूछेगा तो जो भी पार्टिकल है उसको लिखो, कितने अमाउंट ऑफ पार्टिकल है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर। हम क्वेश्चन से समझेंगे सारी चीजें। फिलहाल ज्यादा जितने पूरे फॉर्मुलेस जो है, सारे के सारे फॉर्मुलेस तो यहाँ पे लिखे। ग्राम, एटम्स, मोल्स निकालने को बोले तो किसी भी एटम का मास डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक मास, वही मॉलिक्यूलर मास जो मैंने गिवन मास अपन मोलर मास बताया है ना। मोल्स के सब्सटेंस मास जो भी है मॉलिक्यूलर मास, ये भी हमने, देखो ये दोनों एक ही चीज है जो हमने पढ़ ली। मोल्स ऑफ अ गैस, गैस की बात करें तो जो भी वॉल्यूम है 22.4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, मैम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, मैम ने क्या बताया, मोल इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू जितने भी पार्टिकल दिए हैं वो लिखो और डिवाइड कर दो Na से, एवोगाड्रो नंबर से। देखो यही लिखा है, नंबर ऑफ मोल को अगर आप नंबर ऑफ मोल एटम्स को डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, इधर ले जाओगे तो पार्टिकल निकल आएगा ना, तो एटम निकल के आ गया। मतलब मैम ने आपको इजी तरीका बता दिया, तीन फॉर्मूला एक ही में कवर कर दिए मैंने। मैं जो बता रही हूं तुम बस वैसे याद रखना। देखो मॉलिक्यूल निकालना है, सेम फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस का निकालना है, सेम फॉर्मूला। ठीक है, इतने मॉलिक्यूल में कितना क्या होगा, सारी चीजें जो मैम ने आपको ये तीन फॉर्मूला लिखे हैं इसी में कवर हो गई। क्या हम तीनों फॉर्मूला को याद कर ले? नंबर ऑफ मोल मास के टर्म्स में गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्वेश्चन कराएंगे डोंट वरी। वॉल्यूम के टर्म्स में गैस के कंडीशन में गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल के फॉर्म में, पार्टिकल चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, फॉर्मूला सेम होगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू जो भी पार्टिकल्स है उसे एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। लेट्स डू वन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर स्क्रीन पे पूरे
पूरे एक नाम का सवाल, एक नाम का सवाल मतलब जिसने करेक्ट आंसर दिया उसका नाम आ जाएगा। मैं ऐसे करोड़ करोड़ बोलती तो तुम मांगने लग जाते, जो कि मेरे पास थे नहीं, है ना, चेक बाउंस हो जाता है वाला काम है। चलो इधर आ जाओ। तो आपको बताना है सबसे पहले वाले का आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं देख पाऊँ आपने आंसर दिया है या नहीं, ठीक है। मैम आपका नंबर दिस है ना, ये इंसान गलत नंबर दे रहा है, मत लेना, ठीक है। मैम मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी नहीं है क्या, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा उसको पढ़ने के बाद, ठीक है। चलो हमें आंसर दे दिया है, सबसे पहला आंसर दिया है हिमांशी ने, पकड़ लिया मैंने तुमको इस बार, पकड़ लिया मैंने इस बार जिसने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड हिमांशी, वेरी गुड। सबसे पहला आंसर दिया है हिमांशी ने, ठीक है, परफेक्ट। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में। नंबर ऑफ मोल क्या होता है मैम, गिवन मास। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, गिवन मास को W बोलते हैं, मोलर मास को कैपिटल M बोलते हैं। मैम गिवन मास है 49, मोलर मास तो मैम गिवन ही नहीं है, पर हम मॉलिक्यूलर या मोलर मास तो निकालना जान ही चुके हैं अभी तक, और हमने इनफैक्ट सल्फ्यूरिक एसिड का तो निकाला भी था। H2SO4 क्या होगा, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, सल्फर का मास होता है 16 प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 4 टाइम ऑक्सीजन है, कितना आ गया 2 + 16 + 64, 4 + 6 is 10, है ना, प्लस 2, सही है। सल्फर 32, सॉरी सल्फर इज 32, ठीक है। तो 4 + 4 is 8 है ना, और कितना है 6 7 8 9 हो गया, ठीक है। 6 + 2 is 6 7 8 9, 6 + 3 is 9, ठीक है, 98 AMU, ठीक है। तो ये आ गया अपना 98, 49 डिवाइडेड बाय 98, 2 × 1/2, 1/2 को ही हम बोलते हैं 0.5, तो 0.5 मोल विल बी द राइट आंसर, ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं इस बार, इतने मोल सोडियम में कितने एटम्स हैं। बहुत सारे बच्चे आंसर लिख ही रहे हैं, मुझे दिख रहा है, बट मैं यहाँ पे 0.5 ऊपर वाले का आंसर आ गया, ठीक है। 0.2 भी बहुत लोगों का आंसर है। चलो इधर पे देखो, गलत आंसर है 0.2 इसका। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इज 0.2 मोल ऑफ सोडियम। कितने नंबर ऑफ, क्या पूछा, नंबर ऑफ एटम्स, क्या फॉर्मूला याद है, पार्टिकल, एटम मतलब एक पार्टिकल हो गया, है ना, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब पार्टिकल्स में आते हैं। तो पार्टिकल पूछेगा तो मैम ने क्या बताया, मोल इज इक्वल्स टू, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू जितने भी गिवन पार्टिकल्स हैं उसे डिवाइड कर दो एवोगाद्रोस नंबर से, Na से, है ना। यस मैम, चलो देखते हैं। N इज इक्वल्स टू, ये देखो क्या लिखा है 0.2 मोल ऑफ सोडियम, यानी कि ये N की वैल्यू है 0.2। Na की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। उसने पार्टिकल निकालने को बोला है। अब हम पार्टिकल ना लिखते हुए इसको डायरेक्ट क्या लिख दे, जो पार्टिकल पूछा है डायरेक्ट वो लिख दो, एटम, गिवन एटम, है ना। तो गिवन एटम तो हमें निकालना है, इसको x मान लिया हमने, है ना, और इसको यहाँ ले आके मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.022 × 10⁻23 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करो, 2 2 × 4, फिर 2 2 × 4, फिर 0, 6 2 × 12, किसके बाद पॉइंट लगाना है 3 4, 1 2 3 4, 1.2044 × 10⁻23 एटम्स हैं। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, 0.2 मोल सोडियम में कितने एटम्स हैं सोडियम के, 1.2044 × 10⁻23 एटम्स, यानी कि ओवरऑल 10⁻23 राउंड ऑफ करोगे तो ऐसे कुछ एटम्स निकल के आएंगे। समझ में आई वाला क्वेश्चन, 1.2044 × 10⁻23, परफेक्ट, समझ में आया, बोलो ना यार, बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, बोल ही नहीं रहे हो। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, कैसे करेंगे, एक टेस्ट है, ऐसे टेस्ट वाला क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जल्दी से, फॉर्मूला की ट्रिक भी लिख सकते हो चलेगा, क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बता दो, वेटिंग फॉर योर आंसर्स, जल्दी से। इसको मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई बात नहीं, बात मत पलटो, मेरी बात मत पलटो, इसको मैं दोबारा समझा दूंगी, जल्दी से। मैं साइड हो जाऊंगी बेटा, मैं साइड हो जाऊंगी भी, ठीक है। 9 5 32, किसने आंसर दिया है, लक्ष्य का आंसर दिख रहा है, रोहित का आंसर दिख रहा है, क्या बात है। यूजर 15219 ने बोला है +273। गुड बेटा, तुमने अपना यूजर नेम नहीं रखा, अगर तुम अपना यूजर नेम रख लेते
तो पूरे समाज में डर का माहौल होता, बट तुमने नहीं रखा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, एक तो कभी कभी मैं कुछ बात करने लग जाती हूँ तो इतने आंसर्स आ जाते हैं कि मैं फिर फाइंड ही नहीं कर पाती कि सबसे पहले किसने दिया है। खैर ऑलमोस्ट सभी ने दिया है। मुझे सबसे पहला आंसर दिख रहा है श्रीमंत का, बट ऑब्वियसली चैट्स ऊपर चली गई है। चलो 9 5 32 याद रखना, 9 5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 याद था ना, तुम लोग तो याद रखते हो, ट्रिक के साथ लिखा है सबने, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। 9 5 32 इज द राइट आंसर। ऐसे ही शॉर्ट जो छोटा सा टेस्ट ले रही थी, सब लोग जीत गए, वेरी गुड। चलो भाई, इसी के बीच में इसको हटा के अब जिसको जिसको ये समझ में नहीं आया, जिसको ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुन लो, कुछ नहीं किया है, फॉर्मूला रख दिया है। फॉर्मूला होता है जब भी आपसे एटम या मॉलिक्यूल बोल रहा होता है, उसको न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में एवोगाड्रोस नंबर रख दो। हमें मोल की वैल्यू गिवन थी, हमने एन पुट किया और हमने Na की वैल्यू तो हमें सबको याद ही है 6.022 10 की पावर 23, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी निकल के आ गई। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट, फोटो लिखना, जो भी करना हो कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन दिस ग्राम ऑफ इथेन। मास से रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास 160, इथेन का हमने अभी निकाला था। इथेन क्या होता है? मिथेन CH4, इथेन C2H6, दिस इज इथेन। हमने मिथेन निकाला था, वैसे क्वेश्चन में इथेन ही गिवन है, सॉरी क्वेश्चन में मिथेन था, टेंशन मत लो, अभी हम इथेन का भी निकाल लेंगे, बट क्वेश्चन में मिथेन था। ठीक है, मिथेन इज CH4, जो कि होता है, कार्बन होता है 12 प्लस हाइड्रोजन होता है 1 × 4 16। ठीक है, तो 160 डिवाइडेड बाय 16 जो कि आएगा 10 मोल। ठीक है, अगर इथेन होता तो क्या करते, क्योंकि मुझे याद है क्वेश्चन में मिथेन ही गिवन था। अगर इन केस, चलो कोई नहीं, अब इथेन लिखा है तो इथेन भी निकाल के देख लो, विच इज C2H6। इथेन का फॉर्मूला याद है ना, एल्केन कह दो ना +2, है ना, खुद के कहेंगे तो बस इथेन अगर आपको याद हो 2n+2 से निकल के आता था, तो यहाँ पे C2H6 हमारा निकल के आता है। ठीक है, C2H6 हमारा निकल के आता है, तो आप कैसे बोलोगे? कार्बन का मास होता है 12, 2 टाइम्स कार्बन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1, 6 टाइम हाइड्रोजन है, कितना हो गया? 24 + 6 यानी कि 30। तो यहाँ पे क्या हो जाता, अगर मैं इसके टर्म्स में करूँ तो 160 डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसिल, 3 5 = 15 पॉइंट लगेगा, एक 0 लगेगा, 3 3 = 9.3, 5.33 मोल कुछ निकल के आता। ठीक है, तो ये आंसर आ सकता था अगर आपको इसका पूछा जाता। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, सिंपल, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 9 5 32 सबका करेक्ट आया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 5.3 मोल आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है यार, तुम लोग तो बहुत ही होशियार बच्चे हो, तुम लोग तो। मैम आपको भी आता है ये क्या, वो कह दो, आपको भी आता है, मतलब ये तो बहुत फेमस है ना। ये एक टीचर थे ना, उन्होंने इंस्टा पे डाला था एक बार, कह कुद के बोलेंगे, कह दो ना +2 -2 वो वाला। ठीक है, क्या आप सभी को समझ में आ गया? सिंपल है बेटा, कुछ रिपीट नहीं करना। देखो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जो भी मास है उसे मोलर मास से डिवाइड कर दो। गिवन मास हमें 160 था, मोलर मास हमने फॉर्मूले से मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास हम तब से निकालते हुए आ रहे हैं, है ना, तो मॉलिक्यूलर मास रख दिया। तो दिस इज वेरी सिंपल। बस मैं इसमें कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला में पुट कर रही हूँ वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स दिस मोल ऑफ इट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज थकने के बाद पीते हो ना, पीते हो, क्या होता है ग्लूकोज? क्या होता है ग्लूकोज? मैं देख रही हूँ, जो सबसे पहले बताएगा मैं भाई बोल दूंगी उसका नाम, जल्दी से 5.3 × इन्फिनिटी, जल्दी से पीके भैया को कॉल कर दो। एक दिन एक टास्क खेलेंगे उसमें पक्का 10 900 910। आंसर नहीं बताना है मुझे फॉर्मूला बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला जल्दी से। ठीक है, आ गया, मिल गया, मुझे मिल गया। अक्षत मिश्रा ने दिया सबसे पहले आंसर। नहीं यार, अक्षत ने नहीं, फिर ऊपर चला गया यार। इस बार मैंने देखा था, सच्ची में मैंने देखा था इस बार करेक्ट आंसर। ओ दिख भी रहा है, पुष्कर नहीं दिया सबसे पहले आंसर। वेरी गुड पुष्कर, बस एक तुम ही हो जो सबसे, नहीं सॉरी निशिका का दिख गया, पुष्कर या निशिका ने दिया शायद, पता नहीं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, आपकी गलती है, मैं तो सही देख रही हूँ। खैर, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, चलो निकाल के देखते हैं। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 5 मोल्स ऑफ इट। कितने ग्राम ग्लूकोज में 5 मोल उसके प्रेजेंट हैं। किसकी वैल्यू गिवन है? 5 मोल, यानी कि मोल की, एन की वैल्यू गिवन है। दिस इज व्हाट, दिस इज एन।
कभी भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो सोचो गिवन क्या है, उसके बाद फॉर्मूला सोचो और फिर उसके बाद लिखो, ठीक है। कह दो मैम इतना ही सोच पा रहे होते तो क्वेश्चन ना कर लेते हम, नाइस। चलो, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स इतने मोल ऑफ इट, हमें पता है हाउ मेनी ग्राम मतलब मास की बात हो रही है, फॉर्मूला तो पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू इस बार 5 गिवन है, इज इक्वल्स टू गिवन मास तो हमें पता ही नहीं, वही तो बोल रहा है हाउ मेनी ग्राम्स, तो हमें x निकालना है डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उसका मास तो निकाल ही सकते हैं, है ना। C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, कार्बन 12 होता है, 12 टाइम कार्बन 12 होता है, कार्बन 6 टाइम कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 टाइम हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16 और 6 टाइम ऑक्सीजन है, तो 16 इंटू 6, कैलकुलेट करो जरा कितना आ रहा है, 12 6 72 प्लस 12 1 12 प्लस 16 के टेबल में तो 3 ही वैल्यू आती थी, 16 4 16 1 16 10 कुछ और पूछ लेगा तो मैं कैलकुलेट कर लेती हूँ, तुम्हें अगर टेबल आता तुम याद रखना, 6 6 36 6 3 कैरी 6 1 6 7 8 9 96 होता होगा, ठीक है। चलो कैलकुलेट करो, 6 7 8 9 10 1 कैरी 10 17 18 180 ग्राम, है ना, तो डिवाइडेड बाय 180, क्या करेंगे भाई, दिख गया होगा सबको आंसर, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे x की वैल्यू क्या आ रही है 5 इंटू 180, ठीक है, 5 इंटू 180, रोने मत लग जाना, ठीक है। 5 0 0, 8 5 40, 5 1 5 प्लस 4 9 900 ग्राम, सॉरी क्या निकालना था, हाँ मास निकालना था ना, 900 ग्राम, जिसका ही आंसर आ रहा है वेरी गुड, जिसका नहीं आ रहा है वो फिर से सुन लो क्वेश्चन को, जिसका नहीं आ रहा है वो फिर से सुन लो। बोला था हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 5 मोल्स ऑफ इट, देख रहे हो कैसे मुझे क्वेश्चन भी याद हो गया, हाउ मेनी, और तुम्हें सोल्यूशन नहीं याद हो पा रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितना मास है ग्लूकोज का, कितना मास है ग्लूकोज का 5 ग्राम ग्लूकोज में, सॉरी 5 मोल ग्लूकोज में, 5 मोल ग्लूकोज में कितना मास है ग्लूकोज का, तो नंबर ऑफ मोल गिवन है, मास है तो हम समझ गए फॉर्मूला, गिवन 3 ही फॉर्मूला याद कराए यार मैंने तुम्हें, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, और साथ ही साथ लास्ट में क्या था, गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, 3 फॉर्मूले से तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास लगाना है, गिवन मास हमें पता ही नहीं है, मॉलिक्यूलर मास हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है तो हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे, अब जो भी मोल्स थे उसको इधर बस सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दिया, वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। आर यू ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, थक गई यार मैं, थक गई, पर तुम ये मत बोलना मैम ब्रेक ले लो, तुम ये क्लास कर रहे हो, तुमको पता है मैं पहले भी एक क्लास लेके आई हूं, तुम्हारी तो एक ही क्लास है तब भी तुमको ब्रेक चाहिए और तुम थक रहे हो, मेरी तो ये दूसरी क्लास है ना, समझ रहे हो, मुझे हक है थकने का, मुझे हक है तुम्हें नहीं हक है, समझ रहे हो, तुम्हें नहीं है क्योंकि तुम पहली क्लास कर रहे हो, तुम्हारी तो इससे पहले कोई क्लास ही नहीं हुई, और क्लास नहीं हुई तो तुम्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, समझे तुम लोग। चलो ये इकोनॉमिक्स की बुक, ये आपकी संध्या मैम की बुक, मतलब हर चीज यहाँ वहां छोड़ के जानी, और अभी संध्या मैम तुम्हारी पूरे ऑफिस में ढूंढ रही थी इकोनॉमिक्स की बुक, है ना। हाँ जी भाई, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होगी बेटा कल संडे है ना, छुट्टी हुई ना, तो हिंदी और इंग्लिश के लेक्चर कौन सा पूरे दिन बैठ के देखोगे, एक ही 2 लेक्चर देखोगे ना, स्कूल तुम जाते नहीं हो, मतलब संडे को तो छुट्टी हुई, ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए हम, पक्का पक्का आगे बढ़ जाए। 222.4 का मतलब क्या होता है मैम, बेटा वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में गैस की क्या कहते हैं वॉल्यूम निकाल के रखी हुई है, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। चलो परफेक्ट, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी वेरी इंटरेस्टिंग, इसका आंसर देखते हैं कौन कर पाएगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मैं देखो टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुम्हारा, किसने सबसे पहले आंसर बताया है, बट इसे सॉल्व जरूर करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग छुट्टी छुट्टी लिख रहे हैं, छुट्टी मिलेगी नहीं बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, चैट्स में कोशिश करो। चलो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इतने ग्राम ऑफ ग्लूकोज में निकालने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नहीं समझ में है ना, चलो कोशिश करते हैं इसको। आप देखना हर चीज को ऐसे समझना जैसे बेसिक से तुम समझ रहे हो, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट, ऐसे मोल से क्वेश्चन जितने आ सकते हैं सब करा रही हूं मैं, ठीक है। नंबर ऑफ इतने एटम्स इन दिस ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मुझे तो पहले मास दिख रहा है ना, और मुझे ग्लूकोज दिख रहा है जो कि होता है C6H12O6। हमने इसका मॉलिक्यूलर मास पहले ही निकाल लिया, आप चाहो तो दोबारा निकाल लो,
मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया था, 180 आया था। ठीक है, चलो अब निकालना है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। मैम एटम्स की बात जब भी करता है वो पार्टिकल बोल रहा होता है ना मैम, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा दो, n इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना मैम, ये लगा दो आप फॉर्मूला। बट रुको जरा, सब्र करो, ध्यान से देखो है क्या, ध्यान से देखो है क्या, इन हाइड्रोजन पार्टिकल, हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ही नहीं पता आपको, है ना, नंबर ऑफ मोल पता होता तो आप एवोगाड्रो नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते थे। क्वेश्चन समझे आप क्वेश्चन समझे या नहीं? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, है ना, यही तो होता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन पार्टिकल, या यहाँ पे एटम की बात हो रही है तो एटम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। मैम एवोगाड्रो नंबर तो वही होता है ना, तो मैम एटम निकालने हैं, तो मैम अगर हमें मोल पता होता तो हम ये क्वेश्चन कर लेते मल्टीप्लाई करके, बट मैम हमें नंबर ऑफ मोल तो पता नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ मोल अगर नहीं भी पता है तो भी देखो उसने तुम्हें कुछ दिया हुआ है, उसने तुम्हें मास दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल तो मास के फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। देखो तुम इस क्वेश्चन को रिपीट करने को बोलने ही वाले हो, और मैं चाहती हूँ कि तुम ना बोलो, रिपीट करो मैम, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम एक बार में समझ लो। ठीक है, तो ध्यान सुनना, मास गिवन है, हमें पहला फॉर्मूला पता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना, तो नंबर ऑफ मोल, मास कितना है 90, मॉलिक्यूलर मास हमने पहले ही निकाल लिया था, आप चाहो दोबारा निकालो, सेम ही आएगा 180, तुम 4 बार भी निकालोगे बेटा मास सेम आएगा। 0 0 कैंसिल, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 2 से 18, 1/2 विच इज 0.5, तो 0.5 मोल्स हमारे आ गए, ये हमारे आंसर आ गया। क्या उसने हमें नंबर ऑफ मोल निकालने को बोला है? नो मैम, क्या बोला है मैम? एटम्स बोला है। चलो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं है अभी एग्जैक्ट, एटम्स निकालने। अब सुनना एटम्स क्या होता है मैम? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन एटम्स अपॉन, सब गलत आंसर निकालोगे देखना, अपॉन मैम एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल आ गए 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ ले जाके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो गिवन एटम्स आ जाएंगे हमारे पास, है ना, यानी कि सबका आंसर आया, चलो इसी कलर से लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एटम्स आए होंगे, मल्टीप्लाई कर लूँ 10 की पावर तो 23 रहेगा, 5 2 जा 10 1 कैरी, 5 2 जा 10 1 11 1 कैरी, 5 0 0 1 6 5 जा 30 30 1 1 0 3 0 1 1 0, ये आ रहा है 3 0 1, फिर से लिखना पड़ेगा 3 0 1 1 0, पॉइंट किसके बाद है 3 और 1 4, 1 2 3 4, 3.0110 इंटू 10 की पावर 23, सबका आ गया, बहुत सारे लोगों का आ गया, वेरी गुड, 3.0 वेरी गुड 9 किसी ने लिखा है। अब सुनना मेरी बात, ये आंसर आया पर ये भी फाइनल आंसर नहीं है, ये तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए, बट मैम ये फाइनल आंसर क्यों नहीं है? फिर ये फाइनल एटम्स क्यों नहीं है, फाइनल आंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपने ग्लूकोज के सारे एटम्स निकाल दिए, स्पेसिफिकली उसने बोला था हाइड्रोजन बताओ कितने हैं, ये तो आपने मॉलिक्यूल निकाल लिए। क्या कह रहे हो मैम आप? फॉर्मूला तो सही लगाया था, सही है, सब कुछ सही है, आपने क्या लिखा, आप ग्लूकोज के लिए अभी सारी चीजें निकाल रहे हो, पर क्या आपको ग्लूकोज के एटम्स निकालने हैं? ग्लूकोज के भी, और ग्लूकोज के भी निकालने होते तो भी ये नहीं आता, ग्लूकोज के निकालने होते तो टोटल ग्लूकोज में कितने एटम्स हैं, इसको तो देखो, ये आपने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया है पूरा, समझे? एक स्पेसिफिकली अगर मुझे हाइड्रोजन एटम, देखते हैं किसको किसको एक बार में समझ में आ जाता है, क्योंकि रिपीट तुम तभी कराओगे अगर तुम्हें नहीं आया, और मैं कोशिश इतनी डिटेल में बता रही हूं कि तुम रिपीट ना बोल पाओ। ठीक है, तो सुनना, हाइड्रोजन एटम बोला है, कितने हाइड्रोजन है ग्लूकोज में? मैम 12 हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, एक पूरे में इतने एटम्स है तो 12 में कितना होगा 12 इंटू दिस वैल्यू 3.0110 इंटू 10 की पावर 23, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12, 13, 1 कैरी 1, 12 3 जा 36। एक बार चेक कर लेना प्लीज, ऐसे कैलकुलेट मैंने कर लिया है ना, मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, तो मेरी मैथ्स थोड़ी अच्छी है, हो सकता है गलत आंसर आ जाए और मेरी बेइज्जती हो जाए। 36.1320 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स। अब सुनना हुआ क्या, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो सुनना, जिसको अभी भी समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, चलो, तो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, कौन कौन रिपीट कह रहा है बताओ?
कौन कौन रिपीट 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 प्लीज रिपीट 36.10 36 मैम प्लीज रिपीट कर दो मैम, छुट्टी कर दो, प्रशांत भैया को कॉल कर दो, सोना है मैम। बहुत सारी बातें लिख दी है तुम लोगों ने, तुम्हारी बातें सुन के मुझे नींद आ जाती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बोला था। देखो पहले हमने मोल्स निकाले, क्यों निकाले? क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला पता है कि जितने भी पार्टिकल हैं उन्हें डिवाइड कर दो एवोगाड्रो नंबर से, ठीक। तो हम नंबर ऑफ एटम्स तक पहुंच गए। मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर तुम्हें इन 2 स्टेप्स में दिक्कत आई है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हम 5 बार तो एक चैप्टर पढ़ नहीं सकते। तो ये तो सेम बात हो गई। अगर आपको रिपीट करवाना है, मैं इतना आशा कर रही हूंगी कि आपको यहां से रिपीट करवाना है, वो बात आप समझ गए होगे। नंबर ऑफ मोल्स निकाले ताकि हम इस फॉर्मूले में पुट करके गिवन एटम्स निकाल पाए, ठीक है। ये कहां से आया मैम? तो आपने जो एटम्स, आपने जो पूरे पार्टिकल्स निकाले, आपने ये पार्टिकल्स निकाल दिए, आपने ये सही किया है, पर आपने ये सारे के सारे पार्टिकल्स निकाल दिए, आपने ये पार्टिकल्स की वैल्यू निकाल दी। आपको निकालना क्या था? आपको निकालना क्या था? आपको हाइड्रोजन एटम बताने हैं ग्लूकोज में कितने हैं। आपको बोल रहा था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इतने ग्राम ग्लूकोज में कितने हैं, मतलब इतने 90 ग्राम ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट है। एक ग्लूकोज में कितने होते हैं? 12 हाइड्रोजन। तो 90 ग्राम में 180 ग्राम में कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन। 90 ग्राम में कितने हाइड्रोजन? वो 1 ग्राम ग्लूकोज है, वो भी 180 ग्राम ग्लूकोज है। आपसे बोला 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। अब मुझे बताओ एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो नॉर्मल एटम्स का फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब एक मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में इतने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इतने हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में, आपने बेसिकली मॉलिक्यूल की वैल्यू निकाल दी है। इतने मॉलिक्यूल्स में अगर मैं तुमसे बोलूं एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कितने हाइड्रोजन है, तो बोलोगे मैम एक मॉलिक्यूल का मतलब है C6H12O6, उसमें 12 हाइड्रोजन है। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन होंगे? एक में 12 है तो इसमें कितने होंगे? दिस इंटू 12। तो मैंने दिस इंटू 12 कर दिया, सिंपल। इतने मॉलिक्यूल्स थे, उसमें एटम्स निकालने हैं, तो जितने भी हैं एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होंगे, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल यूनिटरी मेथड है। अभी समझ में आया? समझ में आ गया ना सबको? मैम योर एज नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में, नहीं पूछेगा तुमसे एग्जाम में। कोई कह रहा मैम के व्लॉग में देख लो जाके। हाँ जी भाई, क्या ये सबको समझ में आ गया? क्लियर है? रॉन्ग है ये रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है, अगर ये रॉन्ग है तो तुम एक इंसान ही रॉन्ग हो। कहीं ये सच में रॉन्ग ना निकला है। अरे यार इसको कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऐसे ऊपर से कैलकुलेशन कर ली, पर कैलकुलेट कर लेना। 12 0 0, 12 1 12, 1 कैरी, 12 1 12, 13, 1 कैरी, 0 1, 12 3 36, 4 के बाद पॉइंट, 4 के बाद, सही तो है? सही तो है। और हाँ, इसको वैसे लिखना हो तो वो कर देना, इधर डेसिमल करके, वो जो 10 डिजिट्स वाला होता है, 3.61320 इंटू 10 की पावर, इधर लेके जाते हो तो बढ़ती है 24 एटम्स। ऐसे भी लिख सकते हो। हाँ, वो बताया था ना साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो ऐसे भी लिख सकते हो। क्या यार सबको समझ में आ गया? ये बात पक्का वाला समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आप लिख सकते हो, देख सकते हो। हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखना हो देख लो, टाइम दे रही हूँ। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? बहुत इजी है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब आपको पूरे कॉम्पोजिशन का परसेंटेज निकालना है, सिंपल। अब इसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन देख लो क्या होता है। परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में बाय मास। पूरा कंपाउंड गिवन है, उसमें किसी एक एटम का परसेंटेज बोलना है, तो उस एटम का मास निकालो, ओवरऑल पूरे कंपाउंड का मास रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जिसका परसेंटेज निकालना है उसके मास को ऊपर रख दो। सुनो ध्यान से, जिस एलिमेंट का परसेंटेज, जो बोलती हूँ ना तुम बस वही लिखो कॉपी में। मैं बस एग्जाम में मत लिख के आना बेटा, वो बस एग्जाम में ऐसे लिखना है, जिसका मास पूछे डिवाइडेड बाय टोटल का मास मल्टीप्लाई बाय 100। यही है बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। बट प्लीज ये तुम बस एग्जाम में ये फॉर्मूला मत लिख के आ जाना। एग्जाम में तुमको ऊपर ही लिखना है। एग्जाम में थोड़ा सा मतलब दिखावा करना पड़ता है ना यार लाइफ में। ये मत लिख के जिसका मास पूछे। तुम सुनो परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है। पूरे कंपाउंड का बाय मास परसेंट पूछ रहा होगा, मतलब जिस भी एलिमेंट का पूछ रहा है उसका मास रखो,
अब ये कैसे रखना है मैं बताऊंगी। उसका मास रखो, डिवाइड कर दो पूरे कंपाउंड का जो मास है, मैम वो कैसे निकलता है। अब मत पूछ लेना, मॉलिक्यूलर मास 1000 बार पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। आज की क्लास में जितने भी गले में दर्द है वो मॉलिक्यूलर मास बोल बोल के हो रहा है मुझे लग रहा है। तो मॉलिक्यूलर मास रख दो, मल्टीप्लाई कर देना 100 से, वो आ जाएगा आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। अब मैं इतना ज्यादा इसमें नहीं देखूंगी, आप फॉर्मुला लिख लो, N/M डिवाइडेड बाय M। M इज मोलर मॉलिक्यूलर मास, N उसके नंबर ऑफ एटम्स है, कितने एटम्स है। मतलब अभी मैं समझाती हूँ, तुम टेंशन, मैं बोल रही हूँ ना, तुम टेंशन मतलब तुम बस लिख लिया करो तुरंत, उठाओ कॉपी लिखने लगो, सोच लो कि मैम के भरोसे मैम आगे समझा देंगे आगे। मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। 3 2 1 आगे बढ़ते हैं। तुम जिस दिन जितने सारे बच्चे जो छुट्टी कर रहे हैं ना, जिस दिन तुम छुट्टी नहीं लिखोगे, किसी एक क्लास में मैं जितनी देर पढ़ाऊँ अगर तुमने उतनी देर पढ़ लिया, तुम जिसे बोलोगे मैं कॉल कर दूंगी। आज से ये चैलेंज स्टार्ट हो रहा है तुम्हारा, समझ रहे हो। आज के बाद अगर मेरी किसी भी क्लास में एक भी बच्चे ने छुट्टी नहीं लिखा ना, तो मैं कॉल कर दूंगी जिसे तुम बोलोगे उसे, समझे तुम लोग। 9 मिनट बचे हैं, कोई कह रहा है शर्म करो यार, शर्म करो। तुम खेलने जाते हो, तुम कहीं पार्टी करने जाते हो, तो तुम 1 घंटे सोच के जाते हो, तो तुम कह रहे हो कि तुम एग्जैक्ट 60 मिनट में घर पे आ जाते हो। क्या कहना चाहते हो यार तुम। हाँ, थोड़ी देर भी मैम तुम लोग को मेरी शक्ल नहीं पसंद आ रही है। क्या कह रहे हो तुम लोग, ये क्या बोल रहे हो तुम लोग, ये इतना सच नहीं बोलना है, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब इसको जिसको जो रिपीट लिख रहा है ना, मैं समझाती हूँ। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो तो भाई फॉर्मूला क्या है मैम, आप अपना फॉर्मूला ना लिखते हुए एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखो। परसेंटेज कॉम्पोजिशन कहता है जितने भी पार्टिकल हैं उसमें उसका मास से मल्टीप्लाई करके उस एटम के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दो, है ना। ऐसे कहता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। हमें इतना नहीं सोचना है, मैम ने बता दिया जिसका परसेंटेज बोले उसे ऊपर रखो, टोटल के मास को नीचे रख के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेशियम का पूछ रहा है, अब तुम सोचना तुम गलती क्या करोगे, मैं तुम्हें बता रही तुम गलती क्या करोगे। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात हो रही है। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7। पोटेशियम का मास दिया है 39 × 2 प्लस क्रोमियम का मास दिया है 52, 2 टाइम्स क्रोमियम है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 7 टाइम्स ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो कर लो। 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 7 प्लस 52 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 5 2 ज़ा 10 104 प्लस 16 × 7 7 6 ज़ा 42 4 कैरी 7 1 ज़ा 7 8 9 10 11 1 1 2। ऐसे बचपन में कैलकुलेशन करता था, है ना। तो चलो देखो क्या आया। 1 1 2 104 78 4 + 2 6 6 + 8 14 1 कैरी 7 8 9 294 आ रहा है। चेक कर लेना बेटा एक बार, 294 आ रहा है। ग्राम्स के टर्म्स में लिख दे रही हूँ, ठीक है। चलो मास निकाल। अब तुम देखो गलती क्या करोगे, मैं बता रही हूँ। तुम क्या करोगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना है पोटेशियम का। मैम पोटेशियम के मास को ऊपर रखो, डिवाइडेड बाय मैम 294 मत करना। पोटेशियम कितनी बार है, 2 बार है। पोटेशियम 2 बार है, 2 बार है मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना, फिर ऐसे करना, ठीक है। तो यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा, 78 आएगा। परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज इक्वल्स टू 78 है ना, 9 2 ज़ा 18 3 2 ज़ा 6 7 78 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100 25.3 या कुछ समथिंग आ रहा होगा, चेक कर लेना। कैलकुलेट करती हूँ मैं। 79 डिवाइडेड बाय 294 इंटू 100 26.87 समथिंग आ रहा होगा, 26.87%। यानी कि जिसका मास बोला है, देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय वेट ऑफ दिस। तो जिसका बोल रहा है उसके मास को ऊपर रखा, और वो जितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है 2 टाइम्स, 5 टाइम्स है 5 टाइम्स, 1 टाइम है तो 1 टाइम, और डिवाइड किया टोटल के मास से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्लियर हुआ क्या तुम सभी को, क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ या नहीं, क्लियर हुआ या नहीं। 26.03 कोई लिख रहा है, 03 है तो 03 लिख देना। मैं वापस चेक कर लूँ क्या, पहले अच्छा ये भी चेक कर लेते हैं, ऐसा करती हूँ। 39 × 2 प्लस 52 × 2 प्लस 16 × 7, ये आ रहा है 294, सही आ रहा है। 78 39 × 2 78 आ रहा है। 78 डिवाइडेड बाय 294
0.265 समथिंग आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 26.53। अच्छा ओके 26.53 आ रहा था, ठीक है 26.53, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया करो। बताओ क्लियर, क्लियर या नहीं यार, सबको क्लियर हुआ? क्लियर, परफेक्ट वाला क्लियर हुआ? चलो ठीक है, कह रहे 6 मिनट बचे, 4 मिनट बचे ना, चलो अभी तुमको बताते रुको तुम। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ओ ओ ओ ओ ओ देखा मैं कैसे गिरने वाली थी। नहीं पोडियम नीचे हो गया था, ठीक है। हाँ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, नोट करो इसे, कल वाली क्लास में पूछूंगी, और जब तक पूछूं नहीं तब तक आंसर मत देना, क्योंकि जो सबसे पहले आंसर जिससे मैं पूछूंगी और मेरे बताने के बाद जो सबसे पहले आंसर देगा, अगर चैट्स धीरे चली तो मैं उसका नाम लिख दूंगी। ये क्या लिखा है? क्रिस्टकाकाइजेशन, नहीं क्रिस्टकाकाइजेशन नहीं है, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा। मतलब मैं तुम्हें एग्जांपल समझाती हूँ। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, मेरे ख्याल से तो पता होगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि उसमें H2O का परसेंटेज निकालना है, तो जितना H2O उसको ऊपर रखो, टोटल को नीचे रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जितना H2O हो, जितना भी, डिवाइडेड बाय टोटल का मास मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अभी मत देना आंसर, कोई जरूरत नहीं बेटा अभी आंसर देने की, कोई जरूरत नहीं अभी आंसर देने की। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नोट कर लो। कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वॉशिंग सोडा। आगे बढ़ जाते हैं इंपेरिकल फॉर्मूले में। इंपेरिकल फॉर्मूला समझ लो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। इंपेरिकल फॉर्मूला का एक क्वेश्चन आ सकता है, काफी प्यारा फॉर्मूला कह दो, काफी प्यारा टॉपिक है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, इसको जितने टीचर्स पढ़ाते हैं ना, मतलब आई डोंट ऑफ कोर्स नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, बहुत बोरिंग पढ़ाते हैं। देखा कैसे ना बोलते मैंने कर दिया क्रिटिसाइज। सुनो चलो चटाओ। इंपेरिकल फॉर्मूला मैं तुम्हें जो बोलूंगी बस उतना सुनते जाना। वो कहते मैम वो तो आप हर टॉपिक में बोलते हो। हाँ हर टॉपिक में तुम्हें सुनना है। मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, इतना आसान कर दूंगी तुम्हारे लिए केमिस्ट्री कि तुम कहीं जा ही नहीं पाओगे। तुम कहीं भी जाओगे तुम बोलोगे टापुर मैम ने तो बहुत ईजी पढ़ाया था। मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है, तुम यही बोलोगे हर टॉपिक में। अब इंपेरिकल फॉर्मूला को सबसे ईजी तरीके से बताऊं, कुछ नहीं करने हैं, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, मेरे स्टूडेंट्स लाखों में एक। देखा कैसे जोक मारा मैंने, लाखों में एक कैसे हो सकते हैं, ये तो खुद ही लाखों में है। आगे बढ़ते हैं, हम इंपेरिकल फॉर्मूला समझते हैं, वरना तुम मेरी बुराई भी कर सकते हो कहीं और जाके। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कुछ नहीं है, बड़ा आसान तरीके से समझो। 5 डिब्बे बनाना, केवल 5 बॉक्स हमें बनाने हैं। क्या बनाना है? 5 बॉक्स बनाने हैं। पहले में 5 बॉक्स में से 3 बॉक्स में तुम्हें कुछ नहीं करना, वो गिवन होता है। 5 में से 3, और अगर नहीं गिवन है मैम तो तुम निकालना ऑलरेडी सीख चुके हो। वो 3 बॉक्स तुम्हें निकालने आते हैं, समझाऊंगी मैं। 5 बॉक्स बनाना है। क्या बोला मैम ने? अब ये सब भूल जाओ, इतना नहीं, सिंपल तरीका याद रखो। आपको बनाने हैं 5 बॉक्स, ठीक है, मतलब 5 कॉलम्स बोल लो, ठीक है। तो हम बना लेते हैं इसको 1 2 एंड 3। स्टार्टिंग के 3 में हमें खुद से कुछ भी नहीं करना है, हमारा काम केवल चौथे और 5वें बॉक्स में होगा, ठीक है। और 5वें बॉक्स में ही एक 6th बॉक्स करके बना रहता है। वैसे आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगी उसमें क्या करना है, ठीक है। बहुत आसान है इंपेरिकल फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा आसान। सबसे पहले आपको एलिमेंट का नाम लिखना है। अब सोचो एलिमेंट का नाम तो गिवन ही होगा, नहीं गिवन होगा तो ABCD गिवन होगा, है ना। मान लो मुझसे बोला सल्फ्यूरिक एसिड, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और क्या ले लें, क्लोरीन है, मान लो ऐसे मत मानो, सोडियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मान लो 3 मान लिए। एलिमेंट आपको गिवन होता है ज्यादातर, ठीक है। तो पहला बॉक्स हमारा हो गया। हमें पहले बॉक्स में कोई दिक्कत नहीं आई, क्या आपको भी नहीं आई? पहले बॉक्स में हमेशा हमें एलिमेंट लिखना होगा, पहले बॉक्स में हमेशा मुझे एलिमेंट लिखना होगा, लिख दिया। सेकेंड बॉक्स में भी कुछ नहीं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखा जाता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखा जाता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना सीख लिया, वो भी ज्यादातर गिवन होगा। मान लो इसका दिया है 28%, या ऐसे कर लो थोड़ा इजी मान लेते हैं, 30%, 20%, 50%, है ना। ओवरऑल 100% होता है, तो परसेंटेज गिवन होगा। अगेन गिवन होगा ज्यादातर, नहीं गिवन है तो निकाल लोगे, जिसका पूछा है डिवाइडेड बाय, जैसे मान लो सोडियम का पूछा होता, सोडियम का मास रखते, ओवरऑल का मास रखते, 100 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। गिवन होगा ज्यादातर। तीसरा भी बहुत ईजी होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। अब अगर नहीं गिवन होगा निकाल लोगे ना। सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। अब बताओ कोई दिक्कत? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
अगर आ रही है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि इसमें दिक्कत नहीं आ सकती है, ठीक है। चलो, तो ये 3 चीजें हमारी समझ में आ गई। तीनों चीजों में हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि 99% टाइम्स ये हमें गिवन होता है। तो 3 बॉक्स में हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, और अगर लगाना भी है तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ के आए हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ के आए। छुट्टी मत बोलो, रुक जाओ, अभी बचे हैं 2-4 मिनट, रुक जाओ, बस 2-4 मिनट है। मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, बस समझाऊंगी। समझ के इसलिए जाओगे आज तुम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इसके क्वेश्चन कराऊंगी। फिर मत बोलना हमने ये नहीं पढ़ा था, वहां मत बोलना, रिपीट बोल मत देना वहां पे, ठीक है। सो यस, तो हमने क्या पढ़ा कि एलिमेंट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन और एटॉमिक मास, 3 चीजें होती है। 3 डिब्बे में हमें कुछ नहीं करना होता। हमारा काम शुरू होता है बॉक्स नंबर 4 एंड बॉक्स नंबर 5 में। बस 2 में आपको काम करना है। क्या करना है मैम? बॉक्स नंबर 4 बहुत आसान है, मैं तुमको सिर्फ सिंपल ट्रिक से बताती हूं। देखो, अगर आप ऐसे सोचोगे तो बॉक्स नंबर 4 होता है आपका मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। मोल्स ऑफ एटम्स, मोल्स ऑफ एटम्स निकालने का, बट मैं इतना नहीं लिखूंगी, ठीक है। मैं कॉर्नर में लिख दे रही हूँ, क्योंकि मैम की ट्रिक से आपको समझना है। मोल्स ऑफ एटम्स, ठीक है। और बॉक्स नंबर 5 में आप रेशियो निकालते हो, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशियो, या जिसको एटॉमिक रेशियो बोल सकते हो, ठीक है। आपको इतना नहीं सुनना, आपको मैम ट्रिक बता रही है। ट्रिक क्या है? ये बॉक्स 1 था, ये बॉक्स 1 था, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, वो 4 और वो 5। तो बॉक्स 3 में हमारी ट्रिक क्या है? बॉक्स 3 में हमारी ट्रिक क्या है? ट्रिक इज, कौन से कलर से लिखूं? ब्लू से ही लिख दे रही हूं, ठीक है। चलो, द ट्रिक इज बॉक्स 2 डिवाइडेड बाय बॉक्स 3। बस तुम्हें यही ट्रिक याद, मैं नहीं बता रही परसेंटेज को, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं समझा रही, कुछ नहीं। ट्रिक याद रखो, ट्रिक याद रखो। इंपेरिकल फॉर्मूला पढ़ने बैठोगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। आपको इतनी देर क्यों देनी? आपको इतनी देर इंपेरिकल फॉर्मूले में नहीं देनी है। जितना बताऊंगी उतना समझ लेना। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है ये भी बता दूंगी। अभी पहले जो क्वेश्चन यही आएगा, क्वेश्चन चार्ट से रिलेटेड आएगा। चार्ट बनाने में आधे लोग बैठ जाते हैं। चार्ट से रिलेटेड आएगा, मैं तुम्हें सिखा दूंगी कैसे करना है। आज बस ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लो, कल की नेक्स्ट क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूले को डिटेल में जान लेंगे, ठीक है। तो बॉक्स 2 को 3 से डिवाइड कर दो। बॉक्स 2 क्या है? अब आपको क्या क्वेश्चन गिवन है उसमें मत देखना, हमारे लिए बॉक्सेस याद होने चाहिए। पहले बॉक्स में हमें एलिमेंट लिखना है, दूसरे बॉक्स में उसका परसेंटेज लिखना है, तीसरे बॉक्स में हमें लिखना है क्या? हमें लिखना है उसका मास। अब आपकी एनसीईआरटी में देखोगे ना, आपको ऐसा कोई बॉक्स नहीं दिखेगा। आपको एक एग्जांपल, जस्ट पहले ही पेज में एग्जांपल गिवन है, बेकार सा एग्जांपल, बेकार सा उसका सोल्यूशन दिया हुआ है। पहले बोलेगा पहला स्टेप करो, तीसरा स्टेप करो, दूसरा स्टेप करो, ऐसे 5 स्टेप में वो दे रहा है। मत करो यार, बॉक्स बनाओ सिंपल। एक बड़ा सा बॉक्स जिसके 5 हिस्से करे। पहले में हमने लिख दिया एलिमेंट का नाम, दूसरे में लिख दिया परसेंटेज कॉम्पोजिशन, तीसरे में लिख दिया एटम का मास, और चौथे बॉक्स में दूसरे और तीसरे बॉक्स को डिवाइड कर दिया। यानी कि चौथे बॉक्स में हम करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 23, 20 डिवाइडेड बाय 1, और क्या है 50 डिवाइडेड बाय 16। अब देखो, अभी मैं इतना सॉल्विंग नहीं कर रही। मान लो ये आया x, ये आया y, ये आया z, ठीक है। मान लो x, y, z आया, कोई वैल्यू आई होगी। बॉक्स 5 में क्या करना है? बॉक्स 5 सिंपल ट्रिक याद रखना बहुत अच्छे से। बॉक्स 4 की स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाओ और डिवाइड कर दो सारी वैल्यूज से। अब तुम कंफ्यूज हुए ना, समझाती हूं। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू उठाओ, मैं इसको लेट कर लेती हूं, ऐसा करती हूं, या ऐसा करते हैं हम, इसको डिवाइड ही कर लेते हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। चलो, 30 डिवाइडेड बाय 23 1.30 आ रहा है, 20 डिवाइडेड बाय 1 20 आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 16 आ रहा है 3.125। चलो, हमने ये कर ही लिया है ना, इतना टाइम नहीं। क्या आया था? 3.125 आया था शायद, ठीक, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करना है, बॉक्स 4 लो, बॉक्स 4 ले लिया मैम। सबसे छोटी वैल्यू देखो मैम, ये आ रही है, इसको हर एक बॉक्स से डिवाइड कर दो। यानी कि 1.30 डिवाइडेड बाय 1.30, 1.30 है ना, 20 डिवाइडेड बाय 1.30, 3.125 डिवाइडेड बाय 1.30। क्या समझे? कुछ नहीं समझे? छुट्टी बोल रहे हो? समझो, इट्स इजी। क्या करना है, सबसे पहले 3 बॉक्स में समझ गए क्या हुआ। एक एलिमेंट लिख दिया, आंखें बंद करो और सुनो मेरी बात। एक एलिमेंट लिख दिया, एक में परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिख दिया, एक में हमने लिख दिया क्या, अपने एटम का मास। चौथे बॉक्स में क्या किया, बॉक्स 2 को बॉक्स 3 से डिवाइड किया, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड करते हुए चले, कर दिया। नेक्स्ट बॉक्स में क्या करना है, बॉक्स 4 में जितनी भी वैल्यू आई है उसमें सबसे छोटी वैल्यू देख लो। डिवाइड करने के बाद आपको कुछ आंसर मिला होगा, सबसे छोटी जो वैल्यू आई है ना, बॉक्स 4 में हर वैल्यू से उसी वैल्यू को डिवाइड कर दो।
सबसे छोटी आ गई मैम 1.30, 1.30 डिवाइडेड बाय 1.30, 20 डिवाइडेड बाय 1.30, 3.125 डिवाइडेड बाय 1.30। अब आपका कुछ आंसर आएगा रेशियो, जैसे कि मान लो 1 आ गया। अब इसको यहां भी लिख सकते हो, इसीलिए मैंने बोलता है कि नेक्स्ट लिखा हुआ है बॉक्स, आप चाहो तो मत लिखो, उसमें अलग से लिख दो, जैसी आपकी मर्जी हो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो, चाहो तो लिख भी सकते हैं ना। जैसे मान लो इसका आंसर आया 1, इसका आंसर आया 2, इसका आंसर आया 3, ये आ गया। अब यही आपका इंपेरिकल फॉर्मूला है। आपका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? सोडियम के नीचे 1, हाइड्रोजन के नीचे 2, ऑक्सीजन के नीचे 3। ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल दे दिया है, यही होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। आपको और समझाऊंगी मैं भी एग्जैक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है मैंने नहीं बताया। क्वेश्चन ये आने वाला है तो मैंने बॉक्स तुमको समझा दिए। बस तुमको क्वेश्चन जैसे आएगा उसका सबसे इजी तरीका है, डिब्बा बनाया, 5 लाइन खींची, पहले में हमने एलिमेंट का नाम लिखा, दूसरे में हमने उसका परसेंटेज लिखा, तीसरे में हमने उसके एटम्स का मास लिख दिया, चौथे में हमने परसेंट को हर बार डिवाइड कर दिया बॉक्स 2 को बॉक्स 3 से, यानी कि परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया, फिर वैल्यू निकाल ली। पांचवें में कुछ नहीं करना है, चौथे बॉक्स में जो आंसर आया उसमें सबसे छोटा आंसर देखो क्या आ रहा है और उसी सबसे छोटे को हर एक से डिवाइड कर दो उसी बॉक्स की वैल्यूज से, तो हमारा कुछ रेशियो आ जाएगा। इसको आप नेक्स्ट ब्लॉक में सिंपलेस्ट रेशियो लिख सकते हो, वरना आप चाहो तो यहीं पे लिख देना, इधर ही लिख देना बगल में उसी बॉक्स में, एक ही बात है। ठीक है, और जो भी आंसर आया वो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, क्या आपको ये याद रहेगा? इफ यस तो मुझे बहुत सारे थम्स अप आ जाएं। वर्तमान आंखों का धोखा है, गुड बेटा गुड, सही राह पे नहीं हो तुम। चलो, क्या आपको ये समझ में आया? क्या आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन बहुत अच्छे से? पक्का पक्का डन हो गया? एक ग्रीन वाला टिक भेज दो अगर सबको याद हो गया। क्या आप सभी को ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी से इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, यस और नो, यस और नो। हम इसको रिवाइज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? पक्का वाला क्लियर है? ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं बेटा, देयर इज नो एक्सेप्शन। इसमें क्या एक्सेप्शन होगा, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, क्या बात है भाई, बहुत सारे यस मैम आ गए। तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम लोग पढ़ने वाले नहीं हो तो बन जाओगे मेरे साथ रह रह के। अब हम इंपेरिकल फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। वैसे मुझे आज स्टोइशियोमेट्री भी पढ़ानी थी, पर ठीक है कोई बात नहीं, कोई हाँ आ जाइए जी सर। सर बहुत ही ज्यादा अजीब बच्चे हैं, छुट्टी छुट्टी लिखते रहते हैं केवल। क्यों भाई, छुट्टी क्या करोगे छुट्टी का? हर चीज हर क्लास में छुट्टी। अच्छा ओके ओके ओके। तो मैं 11th 12th ह्यूमैनिटीज पढ़ा नहीं रहा था, लेकिन मैम शादी पे गई हैं तो मैंने सोचा कि मौका मिल गया मैं पढ़ा लेता हूँ। कह रहे थे कि कॉल आपको कॉल करने को कहते हैं, बट मैंने बोला मैं ये गेम नहीं खेल सकती। तो कैसी रही मैम क्लास? बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। बच्चे हैं तो बहुत अच्छे, क्योंकि तुमने बहुत प्यार से पहुंचाया, तो मुझे ये उम्मीद है कि तुम लोगों को मजा भी आ रहा होगा केमिस्ट्री की क्लासेस में। और बड़े बड़े वाला फील आ रहा है नहीं आ रहा है कि अब बड़े हो गए? अभी सर बच्चे हैं ना, बता रहे छुट्टी छुट्टी, देख रहे हो आप चैट बॉक्स में क्या चल रहा है, छुट्टी दे दो। सर 10 मिनट पहले से बताते हैं 9 मिनट बचे, 8 मिनट बचे, 7 मिनट बचे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ना है इन्हें। ये आदत सुधार लो यार दोस्त। क्यों? क्योंकि ये आदत सुधारना पड़ेगी। अब तुम बड़े हो गए, अब 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा लग के पढ़ना पड़ेगा। जब सपने बड़े हैं तो मेहनत भी तो बड़ी करना पड़ेगी ना। बिल्कुल। तो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों से एक दिन में मिल लिया कल 11th वाली क्लास में। आज